बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पार्ट 7। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तिरमज शहर को फतह करने और अपनी मर्जी के मुताबिक वहां का नज़्म व नस्क दुरुस्त करने के बाद अपने लश्कर के साथ निकला। एक बार फिर वो आंधी और तूफान की तरह हरकत में आया। अब उसने महवर में उठते बगोलों की तरह बुखारा शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ गौर खान का लश्कर भी बड़ी तेजी से बुखारा शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशकदमी कर रहा था। बुखारा शहर से जरा फासले पर ही दोनों लश्करों का टकराव हो गया था। गौर खान का वो लश्कर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर की राह रोक खड़ा हुआ था और फिर देखते ही देखते गौर खान का वो लश्कर फिराको हिजर की दास्तानें खड़ी करते अंधियाओं की तरह सुल्तान के लश्कर पर टूट पड़ा था। सुल्तान के लश्कर ने पहले सुल्तान की रहनुमाई में जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। उन तकबीरों के बुलंद होने से यूं लगा जैसे वक्त के गहरे सागर में सयाल नगमे अपनी पूरी तुग़यानी और सैलाबी कैफियत के साथ बह निकले हों। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, उसके सालार, उसके लश्करी खिता के तुर्कों पर करिश्मा तराजियों के तिलिस्माती रद्द-ए-अमल की तरह हमलावर हो गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन और उसके सालारों के इस तरह हमलावर होने से मैदान जंग वहशी खूनख्वार चीखों से गूंज उठा था। दोनों लश्करियों के टकराने से यूं लगता था गोया गैब व शहूद के संगम पर खैर व शर का टकराव शुरू हो गया हो। खिता के तुर्क ज्यादा देर तक सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों और लश्करियों के हमले को बर्दाश्त न कर सके, लिहाजा उन्हें बुखारा शहर के नवाह में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त उठाकर वो अपने मरकजी शहर अखलात की तरफ भाग गए थे। उन्हें शिकस्त देकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह बेरोक आंधियों की तरह बुखारा की तरफ बढ़ा। बुखारा पर उसने कब्जा कर लिया और वहां का नज़्म व नस्क दुरुस्त करने लगा था। बुखारा का नज़्म व नस्क दुरुस्त करने में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। वहां से भी वो निकला और अभी खिता के तुर्कों का शिकस्त खोरदा लश्कर अपने मरकजी शहर अखलात ना पहुंचा होगा कि सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ समरकंद का रुख किया। समरकंद भी फतह करके उसने उस पर कब्जा कर लिया, इसलिए कि समरकंद के हाकिम उस्मान खान ने सुल्तान को खुशामदीद कहा था, जबकि इससे पहले वो गौर खान के एक आमिल की हैसियत से काम कर रहा था। इस तरह चंद ही दिनों के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तिरमज, बुखारा और समरकंद जैसे बड़े बड़े और अहम शहरों पर कब्जा कर लिया था। खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान को जब अपने लश्कर की बदतरीन शिकस्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बुखारा पर कब्जा करने, उसके बाद समरकंद भी हाथ से निकल जाने की खबर मिली तो ये खबरें सुनकर एक तरह से उसके पांव तले से जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। उसने फिलफौर अपने सारे सालारों, अमायदीन सल्तनत और दीगर अहम शख्सियतों का इजलास तलब कर लिया था। सब लोग जब कसर में जमा हो गए तब उसकी इतला गौर खान को दी गई। चुनाचे गौर खान भी अपने अहलो अयाल के साथ कसर के उस कमरे की शाहनशीन पर आकर बैठ गया था। कुछ देर तक कसर के अंदर खा जाने वाली मगमूम सी खामोशी तारी रही। उसके बाद अपने कसर के उन सारे अरकान को मुखातिब करते हुए गौर खान कह रहा था, अजीजान मन, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जो इससे पहले हमारा बाजगुजार था और उसका बाप भी हमें खिराज देता रहा है, उनके आबाओ अजदाद भी यही तरीका इख्तियार किए रहे थे। खिराज देने के साथ साथ वो हमारे मती और फरमा बरदार बनकर ख्वारज़म पर हुकूमत करते रहे थे। लेकिन अब इस अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपनी पुरानी रविश को तर्क करके हमारे इलाकों पर यलगार और तुर्को ताज का सिलसिला शुरू किया है। जिस वक्त इसने तिरमज शहर पर कब्जा किया था, हम ये सुनकर खामोश रहे थे कि तिरमज शहर खुद ही उसने फतह करके एक तरह से तश्त में सजाकर तोहफे के तौर पर हमें पेश किया था। हमने कबूल कर लिया था। जब उसने तिरमज शहर पर कब्जा कर लिया तो हमने सोचा यह उसकी जिंदगी की पहली हमाकत है। नया नया सुल्तान बना है और नए नए हुक्मरान के सर पर नई नई फतुहात का भूत सवार होता है। इस बिना पर हमने तिरमज के चले जाने के बाद किसी सख्त रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। शायद तिरमज की फतह ने इस अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हौसलों को जवानी और तकवीयत बख्शी। इसने मजीद पर पुर्जे निकाले, बुखारा की तरफ बढ़ा। हमारी बदबख्ती और इसकी खुशकिस्मती के बुखारा के नवाह में भी उसने हमारे एक लश्कर को शिकस्त दी और बुखारा पर कब्जा कर लिया और बुखारा का नज़्म व नस्क दुरुस्त करने के बाद वो बड़ी तेजी से समरकंद की तरफ बढ़ा और समरकंद पर भी वो काबिज हो गया है। और ये खबर भी थोड़ी देर पहले हमारे मुखबिर लेकर आए हैं। इस बिना पर मैंने तुम सब लोगों को यहां पर तलब किया है। यहां तक कहने के बाद गौर खान जब खामोश हुआ तो उसकी सल्तनत का एक अहम कारकुन उठा। फिर वो गौर खान को मुखातिब करके कह रहा था, गौर खान, जिस वक्त हमने अपने सफीर खिराज की वसूली के लिए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ रवाना किए थे,
और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने सितमगरी और जुल्म से काम लेते हुए हमारे एक सफ़ीर को कत्ल कर दिया था। उस वक्त ही मैंने आपको मशवरा दिया था कि अपने सफ़ीर के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए हमें फिलफौर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर हो जाना चाहिए। अगर हम उस वक्त ही ख्वारज़म शाह के इलाकों पर हमला कर देते, जस्तोखेज़ करते हुए एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे जाते हुए उसकी सल्तनत के अहम ठिकानों को रोंदते, तो यकीनन हम उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी और उसने हमारी गलती से खूब फायदा उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि तिरमज शहर उसने खुद हमें दिया था, लेकिन यह सोचा जाए कि खुद ही उसने वापस लिया है और फिर उसने तिरमज शहर ही पर इक्तफा नहीं किया। वो आजकल बगोलों की तरह हरकत में आया हुआ है। तिरमज के बाद उसने बुखारा और फिर समरकंद भी हमसे ले लिया है। इन तीनों शहरों को फतह करने से बेहद फवायद हासिल हुए हैं। अव्वल ये कि उसके और उसके लश्करियों और सालारों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो ये फैसला करने लगे होंगे कि खिताई तुर्कों को किसी भी मैदान में शिकस्त देना मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। दोइम तिरमज, बुखारा और समरकंद को फतह करने के बाद जहां उसकी सल्तनत में वुसअत हुई है, वहां उसके हौसलों में भी वुसअत पैदा होगी। सोइम, इन तीनों शहरों के वसाइल अब हमारे बजाय ख्वारज़म शाह के हाथ में आ गए हैं और इन शहरों के वसाइल को यकीनन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चहारम, पहले उसने तिरमज शहर के नवाह में हमारे खासे बड़े लश्कर को शिकस्त दी। आधे से ज्यादा लश्करियों को उसने काट कर रख दिया, कुछ को असीर बना लिया। आपकी दोनों बेटियां भी असीर हो गई थी। मैं समझता हूं कि यह उसकी फराख दिली थी। दोनों बेटियों के अलावा उसने हमारे लश्करियों को भी रिहा कर दिया। उसके बाद उसने दूसरी शिकस्त हमारे लश्कर को बुखारा के नवाह में दी और उन दोनों लश्करों को शिकस्त देने के बाद हमारे लश्करों के पड़ाव से भी उसे बहुत कुछ माले गनीमत की सूरत में हासिल हुआ होगा। इस तरह 3 शहरों पर कब्जा करने और हमारे 2 बड़े लश्करों को शिकस्त देने के बाद जहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों और लश्करियों के जज्बात और हौसलों को तकवीयत मिली है, वहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को माले गनीमत हासिल होने की वजह से माली इस्तेहकाम भी हासिल हुआ है और अब वो ज्यादा पुरजोश अंदाज और ज्यादा कुव्वत और खूनख्वारी के साथ हमारे खिलाफ हरकत में आएगा। सल्तनत का वो रुकन जब खामोश हुआ और अपनी जगह पर बैठ गया, तब एक और आदमी उठा और गौर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, समरकंद के मामले में हमसे भी एक गलती हुई है। गौर खान, आपने पहले उस्मान खान को अपनी बेटी जोजन का रिश्ता देने की हामी भरी थी, बल्कि सल्तनत के अंदर यह भी मशहूर हो गया था कि उस्मान खान की मंगनी जोजन के साथ कर दी गई है। बाद में आपने खुद ही बगैर किसी वजह के उस रिश्ते को मुनक़ते कर दिया। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आज उस्मान खान अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ समरकंद से बाहर निकलकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मुकाबला करता और इतनी जल्दी उसे समरकंद में दाखिल ना होने देता। इतनी देर तक हमारी तरफ से भी कोई लश्कर पहुंच जाता। इस तरह हम और उस्मान खान दोनों कुव्वतें मिलकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को समरकंद के नवाह से भागने पर मजबूर कर देते। यहां तक कहने के बाद वो शख्स रुका, दोबारा गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम गौर खान, ताल्लुकात को काटना, ताल्लुकात को मुनक़ते और ख़त्म करना बड़ा आसान है, लेकिन ताल्लुकात को उस्तवार करना ही मुश्किल है। आपने जो अपनी बेटी जोजन का रिश्ता उस्मान खान से मुनक़ते कर दिया है, तो मेरे ख्याल में आपके उस अमल के जवाब में यकीनन उस्मान खान ने अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मुकाबला डटकर नहीं किया होगा। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान खान हमारी तरफ से समरकंद का आमिल है, लेकिन समरकंद में उसकी ज़ाती हैसियत भी बड़ी मजबूत और मुस्तहकम है। समरकंद के मुसलमान उसे पसंद करते हैं और हर मामले में उसका साथ देने के लिए तैयार और मुस्तैद रहते हैं। अगर जोजन का रिश्ता देने से इनकार के बाद उसे समरकंद की विलायत से महरूम किया जाता है, तो समरकंद के अंदर हमारे खिलाफ बगावत भी खड़ी होने का अंदेशा पैदा हो सकता था। लेकिन अब तो मामला ही खत्म हो गया है। अब तो समरकंद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास चला गया और इस वक्त उस्मान खान हमारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मातहत हो गया है। ये खबर नहीं कि समरकंद को फतह करने के बाद उस्मान खान से अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने क्या सलूक किया होगा। सल्तनत का वो कारकुन यहीं तक कहने पाया था कि कसर के दरवाजे पर गौर खान का चौबदार नमूदार हुआ। उसके इस तरह आने पर गौर खान ने उसे मुखातिब किया, खैरियत तो है, क्या मामला है। इस पर अपने हाथ में पकड़े हुए असा समेत चौबदार ने अपने आप को खूब जमीन की तरफ झुकाया, फिर सीधा खड़ा हुआ और गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, मुसलमानों का सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म की तरफ से एक सफ़ीर आया है, वो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। उस मौके पर गौर खान ने अपने होठों पर जबान फेरी, कुछ सोचा, उसके बाद अपने चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, उसे आज के दिन और आने वाली शब को मेहमान खाने में ठहराओ, कल उससे बात करेंगे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसको निपटाएंगे। गौर खान का ये जवाब सुनकर चौबदार पीछे हट गया था। चौबदार के जाने के बाद गौर खान ने कुछ सोचा, फिर सल्तनत का वो कारकुन जो खड़े होकर उससे गुफ्तगू कर रहा था उसे मुखातिब करके गौर खान कहने लगा, उस्मान खान ने यकीनन अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की इताअत इख्तियार कर ली होगी,
और मेरे ख्याल में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि जोज़न का रिश्ता ना देने की बिना पर उस्मान खान के दिल में यकीनन हमारे खिलाफ मैल आ गया होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जोज़न का रिश्ता ना देने की बिना पर उस्मान खान के दिल में यकीनन हमारे खिलाफ मैल आ गया था, लेकिन किसी भी मौके पर उसने हमसे बेजारी का इजहार नहीं किया। अगर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने समरकंद फतह करके उस्मान खान को अपना मती और फरमा बरदार बना लिया है, तो आने वाले दिनों में उस्मान खान ही से राब्ता करके हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से समरकंद वापस ले सकते हैं। गौर खान फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। उसके बाद अपने दामाद और लश्करियों के बड़े सालार फूना की तरफ देखते हुए कहने लगा, फूना, जो गुफ्तगू अब तक हुई उस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? फूना अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और गौर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तो ये पसंद करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर अपनी अस्करी तैयारियों को अरूज पर लाने के बाद एक लश्कर यहाँ से रवाना हो और समरकंद का रुख करे। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने इस वक्त समरकंद ही में कयाम किया होगा, लिहाजा हमें चाहिए कि समरकंद पर यलगार कर दे। मेरा अपना अंदाजा है कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह किसी भी सूरत समरकंद शहर से बाहर निकलकर हमारा मुकाबला नहीं करेगा। उसने समरकंद पर कब्जा करने के बाद इस वक्त तक अपने लश्कर के साथ शहर के अंदर ही कायम किया होगा। जो लश्कर लेकर हम उस पर हमलावर होने के लिए जाएंगे उसकी तादाद यकीनन उसके लश्कर से बहुत ज्यादा होगी, लिहाजा वो शहर के अंदर महसूर रहकर ही मुकाबला करने की ठानेगा। हम शहर का मुहासरा कर लेंगे। उस मुहासरे के दौरान उस्मान खान से राब्ता कायम करेंगे, उसे जोज़न का रिश्ता देने की हामी भर लेंगे और उसे पक्का पुख्ता यकीन दिलाएंगे कि जोज़न को उससे ब्याह दिया जाएगा। जब ऐसा पैगाम उस्मान को मिलेगा तो शहर के अंदर यकीनन अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तैयार करेगा, जिसकी हमें भी इत्तला देगा, जिसके तहत हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर होकर समरकंद उससे ले सकते हैं। यहां तक कहने के बाद फूना कुछ देर रुका, कुछ सोचा, उसके बाद वो दोबारा कह रहा था, यह भी मुमकिन है कि जब हम उस्मान खान को जोज़न का रिश्ता देने की पेशकश कर दे तो उस सिलसिले में उससे पक्का पुख्ता वादा करे, तो हमारे साथ मिलकर उस्मान खान कोई ऐसा इंतजाम करे कि हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर को तबाह बर्बाद करने के बाद उसे और उसके सालारों को गिरफ्तार करने की कोशिश करें और उस्मान खान से राब्ता करके ऐसा करना कोई मुश्किल भी नहीं है। यहां तक कहने के बाद फूना जब खामोश हुआ तो गौर खान ने हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। फूना चुपचाप बैठ गया। फिर गौर खान ने अपने लश्कर के सिपे सलारे आला तानिको की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तानिको, अब तक जो गुफ्तगू हुई तुमने भी सुनी, अब तुम जरा अपने ख्यालात का इजहार करो, मैं देखूं तुम क्या कहते हो। तानिको अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, जो कुछ आपके दामाद फूना ने कहा है मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, उससे मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि फूना भी जंग का वसी तजर्बा रखता है। पहली बात जिससे मैं इत्तेफाक करता हूँ वो ये कि उस्मान खान को हमें जोज़न का रिश्ता दे देना चाहिए। इस तरह हम उस्मान खान को दोबारा अपने साथ मिलाने में कामयाब हो सकते हैं। जो कुछ फूना ने कहा है उससे इत्तेफाक करने के बाद मैं उसमें कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। मैं इस बात पर तो मुत्तफिक हूं कि 1-2 दिन में एक खासा बड़ा लश्कर तैयार करके हमें समरकंद का रुख करना चाहिए और शहर पर हमलावर हो जाना चाहिए। यकीनन अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह समरकंद शहर में महसूर होकर हमारा मुकाबला करेगा। इसके अलावा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की ताकत और कुव्वत को कमजोर करने और उसके पांव समरकंद में मुतजलजल करने के लिए मेरे पास एक तजवीज़ है। मैं चाहता हूं कि जिस कदर लश्कर हमारे पास है उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए यहीं रखा जाए, बाकी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर होने के लिए समरकंद का रुख करे, जबकि दूसरा हिस्सा बड़ी तेजी से यलगार और तुर्को-ताज करता हुआ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की सल्तनत में दाखिल होकर उसके शहरों और कस्बों पर हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का वो खेल खेले कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह बेबसी और लाचारगी की हालत में समरकंद से निकलकर अपने इलाकों का रुख करने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कि जब हमारे लश्कर का यह हिस्सा उसके इलाकों पर हमलावर होगा तो यकीनन उसके मुखबिर उसे उस सूरत हाल से आगाह करेंगे और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी सल्तनत बचाने के लिए समरकंद से निकलकर अपने इलाकों का रुख करेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो समरकंद के नवाह में अचानक एक तरफ नमूदार होकर हम उस पर हमला करेंगे, उसे और उसके लश्करियों को तहस नहस करके रख देंगे। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो न सिर्फ हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से उसकी गुज़िश्ता ज़्यादतियों का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को गिरफ्तार करके उसकी वसी सल्तनत के वसी हिस्सों पर काबिज होने में कामयाब हो जाएंगे। तानिको की ये सारी गुफ्तगू सुनकर गौर खान खुश हो गया था। तानिको जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी और तमानियत का इजहार करते हुए गौर खान कह रहा था, तानिको, जो कुछ तुमने कहा है मैं समझता हूँ, इसी में हमारी बेहतरी है और इसी पर अमल किया जाएगा। मैं अब इस दरबार को ख़त्म करता हूँ।
तानिको, तुम सारे सालारों के साथ हरकत में आओ, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, एक हिस्सा अकलात ही में रहे, एक हिस्से को लेकर फूना ख्वारजम शाह के इलाकों में दाखिल हो जाए, जबकि तीसरे हिस्से को तुम खुद लेकर समरकंद का रुख करो और अलाउद्दीन ख्वारजम शाह पर जरब लगाने की कोशिश करो। ये आखिरी फैसला है और इसी पर अमल किया जाएगा। उसके साथ ही गौर खान ने वो इजलास खत्म कर दिया था और लोग कसर के उस कमरे से निकलना शुरू हो गए थे। जोजन अपने कमरे में बैठी हुई थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर उसकी छोटी बहन कैरिश नमूदार हुई। उसे देखते ही जोजन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर कैरिश को मुखातिब करके कहने लगी, अंदर आ जाओ, दरवाजे पर खड़ी ना हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैं जानती थी कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश परेशान हो गई थी। आगे बढ़ी, जोजन के सामने बैठ गई। फिर हैरत में डूबी हुई आवाज में वो जोजन को मुखातिब करके कह रही थी, मेरी बहन, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम किस बिना पर या किस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरी मुंतजिर थी। उस मौके पर जोजन ने कह कहा लगाया, कहने लगी, तुम भी मेरी बड़ी भोली बहन हो, मैं यकीनन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जिस वक्त दरबार में तानिको ने यह तजवीज पेश की थी कि फूना एक लश्कर लेकर अलाउद्दीन ख्वारजम शाह के इलाकों में दाखिल होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेले और दूसरे लश्कर के साथ तानिको समरकंद का रुख करे, उस वक्त मैं बड़े गौर से तुम्हारे चेहरे के तासुरात का अंदाजा लगा रही थी। मैं बड़े गौर से तुम्हारी तरफ देख रही थी। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर परेशानियां ही परेशानियां, तफक्कुरात ही तफक्कुरात थे, और उन्हीं परेशानियों और तफक्कुरात को देखते हुए मैं यहाँ आने के बाद बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करने लगी, इसलिए कि मैं जानती थी जिस बात ने तुम्हें तफक्कुरात और परेशानी में डाल दिया है, उस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तुम मेरे पास जरूर आओगी। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो। जोजन जब खामोश हुई तब कैरिश थोड़ी देर तक उसे तौसीफी अंदाज में देखती रही। फिर कहने लगी, मेरी बहन, तेरा अंदाजा दुरुस्त है, मैं इस वक्त सख्त परेशान और फिक्रमंद हूं। तानिको अगर लश्कर लेकर समरकंद का रुख करता है तो यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन और शहाबुद्दीन उसके साथ उलझ जाएंगे। इस तरह जो लश्कर फूना लेकर उनके इलाकों में दाखिल होगा और उसकी कोई राह रोकने वाला ना होगा, लिहाजा फूना उनके इलाकों में दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेलता चला जाएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं देखना चाहती। यहां तक कहने के बाद कैरिश रुकी। फिर जोजन को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, जोजन मेरी बहन, मैं चाहती हूं कि किसी न किसी तरह इस सूरत हाल से शहाबुद्दीन को आगाह कर दिया जाए, ताकि जहां वो तानिको का मुकाबला करे वहां फूना की राह रोकने का भी एहतमाम करे। कैरिश रुकी। फिर कुछ देर गहरी सोचों में डूबने के बाद वो दोबारा कह रही थी, जोजन मेरी बहन, इसके 2 फवाइद होंगे। अव्वल ये कि शहाबुद्दीन को मुझ पर एतमाद और भरोसा हो जाएगा कि मैं वाकई उनसे मुखलिस हूँ, उनसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। इस तरह वो मेरी कदर करेंगे और उनके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत हो जाएगी। इसी में मेरी कामयाबी और इसी में मेरी खुशी है। दूसरा फायदा ये होगा कि फूना के लश्कर की इत्तला मिलने के बाद अलाउद्दीन ख्वारजम शाह अपने सालारों के साथ मिलकर फूना की राह रोकने का एहतमाम करेंगे। इस तरह वो एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। कैरिश जब खामोश हुई तब जोजन कहने लगी, यकीनन मैं जानती थी कि तुम इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास आओगी। अब बोलो, तुम क्या चाहती हो और इस पर कैसे अमल होना चाहिए। जवाब में कैरिश कुछ देर सोचती रही। फिर जोजन को मुखातिब करके कहने लगी, जोजन मेरी बहन, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि जब शहाबुद्दीन पहली बार एक सफीर की हैसियत से हमारे यहाँ आए थे और बेदू खान ने उन्हें दरियाए आमू के पुल के पास रोककर और उन पर हमलावर होकर उन्हें जख्मी करने का फैसला किया था, और उसके जवाब में मेरी बहन तुमने कुछ आदमी मुकर्रर किए थे जिन्होंने दरियाए आमू के पुल से पहले शहाबुद्दीन की हिफाजत का काम सरअंजाम दिया था। कैरिश रुकी, फिर अपने होंठों पर जबान फेरी। फिर वो दोबारा कह रही थी, जोजन, मैं चाहती हूं कि उन्हीं आदमियों में से किसी मुखलिस नौजवान का इंतखाब करो जो मेरी तरफ से शहाबुद्दीन के पास ये पैगाम लेकर जाए कि जहां तानिको उन पर हमलावर होने के लिए एक लश्कर लेकर आ रहा है, वहां वैसा ही एक लश्कर लेकर फोना उनकी ममलुकत में दाखिल होगा, लिहाजा उसकी राह रोककर अपने इलाकों की हिफाजत करें। कैरिश जब खामोश हुई तब कुछ देर तक बड़े गौर से जोजन उसकी तरफ देखती रही। फिर कहने लगी, तुम नादान और बेवकूफ हो, उन लोगों से यह काम नहीं लिया जा सकता। अगर हमने ये काम उनसे ले भी लिया तो किसी न किसी तरह हमारा राज फाश हो जाएगा। जिस दिन हमारा राज फाश हो गया और हमारे बाप या हमारे अजीजो अकारिब या हमारे सालारों को यह खबर हो गई कि हम अलाउद्दीन ख्वारजम शाह और उसके सालारों के साथ मिली हुई हैं, तो याद रखना वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और हम दोनों बहनों का सर कलम कर दिए जाएंगे। लिहाजा शहाबुद्दीन तक ये खबर पहुंचाने के लिए हमें किसी बाएतमाद और भरोसे के शख्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जोजन अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए कैरिश बोल उठी थी,
उस मौके पर कैरिश की आवाज में अंदेशे ही अंदेशे और तफक्कुरात ही तफक्कुरात थे। कह रही थी, ऐसा आदमी कहां से लाए जो काबिले भरोसा भी हो, हमारा राज भी फाश ना करे और जो कुछ हम कहना चाहती हैं हमारा वो पैगाम शहाबुद्दीन तक भी पहुंचा दे। कैरिश के खामोश होने पर जोजन मुस्कुराई और कहने लगी, इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी आ चुका है। शायद कुदरत मुसलमानों पर मेहरबान है, इसलिए वो उनकी हिफाजत का एहतमाम भी कर चुकी है। जिस वक्त दरबार लगा हुआ था तो तुमने देखा दरबार के कमरे के दरवाजे पर बाबा का चौबदार नमूदार हुआ था और उसने बाबा को ताजीम देते हुए इंकशाफ किया था कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का एक सफीर आया हुआ है और वो हमारे बाबा से कुछ कहना चाहता है। तुमने ये भी सुना होगा कि बाबा ने चौबदार से कह दिया था कि वो उस सफीर को मेहमान खाने में ठहराए, कल उससे बात की जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद जोजन रुकी, कुछ सोचा, फिर अंदेशों भरी आवाज में कहने लगी, कैरिश, मेरा अंदाजा है कि जो सफीर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से आया है उसे हमारा बाप मौत के घाट उतार देगा। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तो हमारे सफीर को इसलिए मौत के घाट उतारा था कि वो उससे खिराज वसूल करने गए थे और उसके दरबार में उन्होंने बद तहजीबी और जाहिलियत का मुजाहिरा किया था जो यकीनन मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लिहाजा उस सफीर को उसकी गर्दन से महरूम कर दिया गया। मैं और तुम खुद भी अपने बाप के मिजाज और उसकी तबीयत से वाकिफ है। मेरा अपना अंदाजा है कि जब कल मुसलमानों के सफीर को हमारे बाप के सामने पेश किया जाएगा, उसने अपने सुल्तान का कोई पैगाम हमारे बाप के सामने पेश करना चाहा तब भी, उसने पैगाम ना भी दिया तब भी, हमारा बाप हर सूरत में उसकी गर्दन काटेगा। मैं चाहती हूं जो काम हम करना चाहती हैं उस सफीर के जरिए क्यों ना करें। ऐसा करने के 2 फायदे होंगे। अव्वल ये कि तुम्हारा पैगाम तुम्हारी तरफ से शहाबुद्दीन के पास पहुंच जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि वो सफीर सलामती के साथ वापस जाने में कामयाब हो जाएगा। इस तरह उसकी जान भी बच जाएगी। अब बोलो तुम क्या कहती हो। जोजन के उन अल्फाज को सुनकर कैरिश ऐसी खुश हुई कि आगे बढ़कर उसने जोजन को अपने साथ लिपटा लिया और बड़े तेज तूफानी अंदाज में वो उसका चेहरा चूमने लगी थी। उसके बाद वो पीछे हटकर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठी और जोजन को मुखातिब करके कह रही थी, मेरी बहन, जो इत्तला मैं पहुंचाना चाहती हूं उसके लिए तुमने रास्ता तो बड़ा माकूल और मुनासिब बताया है। अब सोचना यह है कि मुसलमानों के उस सफीर से राब्ता कैसे कायम किया जाए और फिर उसे यहां से निकालना भी चाहिए, वरना वो जान से हाथ धो बैठेगा और अगर ऐसा हो गया तो जो पैगाम मैं भेजना चाहती हूं वो पैगाम भी नहीं पहुंच पाएगा। कैरिश के खामोश होने पर लम्हा भर के लिए जोजन ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, कैरिश, इस मामले में मुझे जरा सोचने दो, गौर करने दो, फिर इस काम को इसके अंजाम तक पहुंचाने का कोई रास्ता निकालते हैं। जोजन के खामोश होने पर कैरिश मुस्कुराती हुई बोल उठी, जोजन मेरी बहन, तुम सोचो, इतनी देर तक मेरे जहन में एक तरकीब आई है और मेरा अंदाजा है कि अगर हम उस पर अमल करने की कोशिश करें तो हम मुसलमानों के सफीर से भी राब्ता कायम कर सकते हैं और उसकी जान भी बचा सकते हैं और पैगाम भी शहाबुद्दीन तक पहुंचा सकती हैं। जोजन की आंखों में चमक पैदा हुई। जुस्तजू भरे अंदाज में कैरिश की तरफ देखा, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, ऐसी तरकीब अगर तुम्हारे शऊर में है तो बोलो, रोके हुए क्यों हो। कैरिश ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगी, मेरी बहन, सूरज गरूब होने के बाद मेहमान खाने का जो मुहाफिज है वो मुस्तकर से ना सिर्फ खुद खाना खाने जाएगा बल्कि मुसलमानों के सफीर के लिए भी खाना लाएगा। मैं चाहती हूँ जिस वक्त मेहमान खाने का मुहाफिज मुस्तकर की तरफ जाए, हम दोनों बहनें मेहमान खाने में जाएं, मुसलमानों के उस सफीर से मिलें और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करें। उसे ये भी बताएं कि यहाँ कयाम करते हुए उसकी जिंदगी खतरे में है और जो पैगाम हम तुझे देना चाहती हैं वो लेकर यहाँ से भागने वाली बात करो। जोजन मेरी बहन, तुम जानती हो सूरज गरूब होने के बाद वो लोग शहर से गिरोह दर गिरोह निकलते हैं जो शहर में काम करने के लिए आते हैं। इसके अलावा सब्जी फरोश भी इसी तरह शहर से निकलते हैं। हम उसे कहेंगे कि वो अपने घोड़े की बाग पकड़कर उन लोगों के साथ शहर से बाहर निकल जाए और फिर यहाँ से भागने वाली बात करे, पीछे मुड़कर ना देखे। कैरिश की उस गुफ्तगू से जोजन खुश हो गई थी और कहने लगी, मेरी बहन, ये सबसे अच्छी और उम्दा तरकीब है, इसमें कोई खतरा भी नहीं। मेरे ख्याल में अब हमें इस मौजू पर सोचने या फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करती हैं, जो ही सूरज गरूब होता है मेहमान खाने की तरफ जाएंगी और अगर मेहमान खाने का मुहाफिज मुस्तकर की तरफ जाएगा तो हम मेहमान खाने में घुसकर मुसलमानों के सफीर से राब्ता कायम करेंगी। जोजन की उस गुफ्तगू से कैरिश भी खुश हो गई थी। फिर दोनों बहनें इंतजार करने लगी थी। सूरज जब गरूब हो गया, फिजाओं के अंदर हल्की हल्की तारीकी फैलने लगी, तब कैरिश और जोजन दोनों बहनें निकली, पैदल ही चलती शाही मेहमान खाने की तरफ गई।
उनकी खुशकिस्मती उस वक्त तक मेहमान खाने का मुहाफिज खाना खाने और मुसलमानों के सफीर का खाना लाने के लिए मुस्तकर की तरफ जा चुका था। लिहाजा बेखतर होकर दोनों बहनें मेहमान खाने में दाखिल हुई। उन्होंने देखा मेहमान खाने के अस्तबल में एक घोड़ा बंधा हुआ था। मेहमान खाने के मुख्तलिफ कमरों का उन्होंने जायजा लिया। एक कमरे में रोशनी हो रही थी। दोनों बहनें उस कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर मुसलमानों का सफीर बैठा हुआ था। उन दोनों बहनों को देखते ही वो चौंक सा गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कैरिश और जोजन दोनों बहनें उस कमरे में दाखिल हुई। गुफ्तगू का आगाज कैरिश ने किया और सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सफीर को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, तुम्हें हमारी इस तरह आमद पर परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अपनी नशिस्त पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर आई हैं। सफीर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। जोजन और कैरिश दोनों आगे बढ़कर उसके सामने बैठ गई। फिर गुफ्तगू का आगाज कैरिश ने किया। सफीर को मुखातिब करके कहने लगी, अजीज भाई, मेरा नाम कैरिश है और ये मेरी बड़ी बहन जोजन है। हम दोनों खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान की बेटियां हैं। उस इंकशाफ पर सफीर और ज्यादा परेशान और हैरत ज़दा हो गया था। उसकी उस कैफियत को भांपते हुए कैरिश फिर बोल उठी, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैं कहने लगी हूँ गौर से सुनना और उस पर फिलफौर अमल करने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सालारे आला मोहतरम शहाबुद्दीन मसूद के नाम एक पैगाम देना चाहती हूँ। जो कुछ मैं कहने लगी हूँ गौर से सुनना। वापिस जाकर शहाबुद्दीन मसूद से कहना कि चंद रोज तक हमारे यहाँ से 2 लश्कर निकलेंगे। एक लश्कर समरकंद का रुख करेगा, उसकी सालारी हमारी सरजमीनों का सालारे आला तानी को करेगा। दूसरा लश्कर हमारा बहनोई फोना की सरकर्दगी में होगा और वो तुम लोगों के इलाकों में दाखिल होकर तुर्को ताज करते हुए तुम्हारे मरकजी शहर का रुख करेगा। इस तरह हमारा बाप तानिकों के जरिए सुल्तान और उसके सालारों को समरकंद में मसरूफ रखकर हमारे बहनोई फूना के जरिए सुल्तान के इलाकों पर कब्जा करने का इरादा रखता है। मेरा ये पैगाम जब तुम शहाबुद्दीन मसूद तक पहुंचा दोगे तो वो उसका सद्देबाब कर लेंगे। देखो, वक्त जाया ना करना, ये पैगाम शहाबुद्दीन तक पहुंचाना, वरना तुम्हारे इलाके एक खतरनाक अजाब से 2-4 हो जाएंगे। यहां तक कहने के बाद कैरिश रुकी, फिर कहने लगी, हम दोनों बहनों को जल्दी है कि हम ज्यादा देर यहाँ रुक भी नहीं सकती, इसलिए कि मेहमान खाने का मुहाफिज इस वक्त खाने के लिए मुस्तकर की तरफ गया हुआ है। उसकी आमद से पहले हम सारी गुफ्तगू करके वापस चली जाना चाहती हैं। जब मुहाफिज वापस आता है तो वो यकीनन तुम्हें खाना पेश करेगा। हो सकता है अपना खाना भी यहीं ले आए। तुम्हें खाना खिलाने के बाद जब वो बर्तन लेकर जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में अपने घोड़े पर जीन डालकर यहाँ से भागने वाली बात करना, वरना कल सुबह हमारा बाप तुम्हारी गर्दन काटने से दरेक नहीं करेगा। ये भी बात अपने जहन में रखना कि सूरज गरूब होने के बाद शहर से बहुत से लोग गिरोह दर गिरोह निकलते हैं। उनमें काम करने वाले भी होते हैं, सब्जी फरोश, मजदूर वगैरह, और दूसरे शोबों के बहुत से लोग जो गिरदो नवाह से आते हैं वो निकलते हैं। तुम भी उनके साथ अपने घोड़े की बाग पकड़े शहर से निकल जाना और शहर से निकलने के बाद जिस कदर तेजी से सफर कर सकते हो करना, और समरकंद जाकर जो पैगाम मैंने तुम्हें दिया है वो शहाबुद्दीन मसूद को देना। उस मौके पर सफीर कुछ कहना चाहता था कि कैरिश और जोजन दोनों अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कैरिश कहने लगी, हम दोनों बहनें जाती हैं, जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करना, वरना जहां तुम्हारी सल्तनत के हालात खराब हो जाएंगे वहां तुम अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। और उसके साथ ही कैरिश और जोजन वहां से निकल गई थी। उन दोनों बहनों के जाने के बाद थोड़ी देर तक सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सफीर गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर कोई फैसला किया, एकदम उठ खड़ा हुआ, तेज तेज कदम उठाता हुआ अस्तबल की तरफ गया। घोड़े के आगे उसने मजीद चारा डाला। एक तरफ उसकी जीन पड़ी हुई थी, जीन के साथ घोड़े के चारे का तोबरा था, वो उसने उतारा और खुराक से भरकर उसने एक तरफ रख दिया था। ये काम करते हुए वो कभी कभी मुड़कर मेहमान खाने के दरवाजे की तरफ भी देख लेता था। उसके बाद मजीद हरकत में आया। घोड़े की जीन के करीब ही जो पानी का मशकीज़ा पड़ा हुआ था वो भी उसने पानी से भर के मशकीज़े का मुंह अच्छी तरह बांधकर जीन के साथ ही रख दिया था। ये सारे काम करने के बाद दोबारा उस कमरे में आके बैठ गया जहां से निकल के गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि मेहमान खाने का मुहाफिज आ गया। उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें सफीर ठहरा हुआ था। उसके सामने खाने के बर्तन रखे, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपना खाना खा आया हूं, यह तुम्हारा खाना है, खा लो, फिर मैं खाली बर्तन छोड़ आऊंगा। सफीर को अब फिक्रमंदी और जल्दी लाहक हो गई थी। जो ही उसके सामने खाना रखा गया उसने खाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी खाना खत्म करने के बाद वो बाहर आया और मेहमान खाने के मुहाफिज को आवाज देकर पुकारा। जब वो आया तो उसे मुखातिब करके कहने लगा, खाना मैं खा चुका हूं, अब तुम बर्तन ले जाओ। मुहाफिज कमरे में दाखिल हुआ। खाने के बर्तन उठाकर वो मेहमान खाने के सदर दरवाजे से बाहर निकल गया था। उसके बाहर जाते ही सफीर तकरीबन भागता हुआ अस्तबल की तरफ गया।
जीन उठाकर अपने घोड़े पर डाली। जीन का तंग खूब कसकर दुरुस्त किया, खुराक का तोबरा, पानी की छागल जीन के साथ बांध दी। उसके बाद भागता हुआ उस कमरे की तरफ गया जिसमें वो कयाम किए हुए था। वहां से खुरजीन उठाई जिसमें उसका सामान था। उसके बाद कमरे के अंदर जलती हुई मशल को बुझा दिया और कमरे का दरवाजा उसने बंद कर दिया। ऐसा करने के बाद वो अस्तबल की तरफ आया। जल्दी जल्दी उसने घोड़े को दहाना चढ़ाया और फिर घोड़े की बाग पकड़कर दाएं बाएं आगे पीछे देखता हुआ अस्तबल से निकला। आहिस्ता आहिस्ता बेफिक्री से चलता हुआ जब वो शहर पनाह के दरवाजे के करीब गया तो उसने देखा कुछ लोग शहर से निकल रहे थे, लिहाजा वो भी बेफिक्री का तासुर देता हुआ अपने घोड़े की बाग पकड़े शहर से निकल गया। शहर पनाह से थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर अपने घोड़े को एड़ लगाकर उसे सर पर दौड़ाता हुआ वो अपनी मंजिल का रुख कर रहा था। अगले रोज अखलात के तुर्कों का शहनशाह गौर खान अपने मरकजी शहर अखलात के उस चौराहे पर आया जहां बहुत बड़ी सलीब नस्ब थी और जहां मुजरिमों को इबरत खेजी के लिए सब लोगों के सामने सजा दी जाती थी। उस मौके पर उसके सारे सालार और सरकर्दा मुसाहिब उसके पास थे। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर तानिको को मुखातिब करके कहने लगा, तानिको, अपने किसी सालार को मेहमान खाने की तरफ भेजो, वो मुसलमानों के सफीर को बुलाकर यहाँ लाए। गौर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, इस अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने मेरे सफीर को कत्ल किया था। मैं उसके सफीर को यहाँ चौराहे पर ऐसा मसलूब करूंगा कि उसके मसलूब किए जाने की रौदात सुनकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खौफ और डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौर खान का यह हुक्म पाकर तानिको पीछे हटा। फिर एक सालार को उसने मेहमान खाने की तरफ रवाना कर दिया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो सालार लौटा। वहां आया जहां गौर खान, तानिको, फूना और दीगर सालारों के अलावा सल्तनत के सरकर्दा लोगों के साथ खड़ा हुआ था। उसे देखते हुए गौर खान ने तानिको को मुखातिब किया, तानिको, ये वो सालार है जिसे तुमने अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सफीर को लाने के लिए रवाना किया था। तानिको ने उस बात पर गर्दन खम की और साथ ही आने वाले उस सालार को उसने मुखातिब किया, तुम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सफीर को नहीं लेकर आए। उस सफीर ने अपनी गर्दन जमीन की तरफ खूब झुकाकर गौर खान को ताजीम दी, फिर कहने लगा, मालिक, मुसलमानों का सफीर मेहमान खाने में तो है ही नहीं, ना उसका घोड़ा वहां है। उस सालार का जवाब सुनकर गौर खान की हालत एकदम तब्दील हो गई थी। उसके गुस्से, गजबनाकी और बरहमी की कोई इंतहा ना थी। कुछ देर सोचता रहा, फिर आने वाले उस सालार को मुखातिब करके कहने लगा, तुमने उससे मुतालिक मेहमान खाने के मुहाफिज से पूछा? सालार अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहने लगा, मालिक, मुहाफिज भी अभी अभी आया है। आप जानते हैं कि मुहाफिज रात को मुस्तकर में कयाम करता है। मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मैंने मुसलमानों के सफीर को रात का खाना खिलाया, फिर मैं बर्तन लेकर चला गया, मैंने वहीं कयाम किया और सुबह में जब उसके लिए खाना लेकर आया तो कमरा खाली था और अस्तबल में उसका घोड़ा नहीं था। वो कह रहा था कि वो उसकी इतला देने के लिए निकलना ही चाहता था कि मैं वहां पहुंच गया। ये जवाब सुनकर गौर खान कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा। बारी बारी एक निगाह उसने अपने दाएं जानिब तानिको, फूना के अलावा दूसरे सालारों पर डाली, फिर तानिको को मुखातिब करके कहने लगा, तानिको, मैं इस मामले को क्या समझूं? गद्दारी या मुसलमानों के सफीर की पेशकदमी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सफीर कहां चला गया और वो क्यों भाग गया। मैंने किसी के सामने उसकी सजा का जिक्र भी नहीं किया था कि उसे पता चल जाता और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता। मैंने तो उसके लिए सिर्फ ये हुक्म जारी किया था कि मैं आज उससे मुलाकात करूंगा। अगर उसने इसी तरह भाग जाना था तो यकीनन वो हमारे शहर में दाखिल ही ना होता। तानिको, मेरा अंदाजा है कि उसे किसी ने आने वाले खतरे और खदशात से आगाह कर दिया है, लिहाजा वो अपनी जान बचाकर भाग निकला है। गौर खान जब खामोश हुआ तब तानिको कहने लगा, मालिक, जब आपने उसके लिए कोई सजा ही नहीं कही, ना ही उससे मुतालिक किसी से गुफ्तगू की, फिर उसे क्या खतरा लाहक हो सकता है? मालिक, मैं समझता हूं इसमें कोई गद्दारी नहीं है। मेरे ख्याल में आपके जहन में यह बात आ रही है कि हमारे किसी आदमी ने उसे चौंका दिया है और वो भाग गया है। हमारा आदमी तो उस वक्त ऐसा करता अगर हम उसके लिए कोई सजा तजवीज कर चुके होते और मेहमान को पता ना होता। हम समझते कि हमारे किसी आदमी ने गद्दारी की है और उसकी गद्दारी की वजह से वो मेहमान भाग गया है। मेरा दिल कहता है कि मुसलमानों का सफीर खुद अपने लिए खतरे की बू पा गया था, लिहाजा जब मेहमान खाने का मुहाफिज उसे खाना खिलाकर मुस्तकर की तरफ चला गया तो उसकी गैर मौजूदगी में वो भी मेहमान खाने से भाग गया। तानिको का जवाब सुनकर गौर खान किसी कदर मुतमईन हो गया था, फिर कहने लगा, वजह कुछ भी हो, इस मामले पर निगाह रखो और जानने की कोशिश करो उसके भागने की क्या वजह है। क्या हमारे शहर में किसी के साथ उसका राब्ता या ताल्लुक है जिसने उसे आने वाले खदशात से आगाह कर दिया है? मैं अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सफीर को कड़ी सजा देना चाहता था।
उसका यहाँ से भाग जाना मेरी नाकामी है, बल्कि मेरी तौहीन है। बहरहाल इस सारे मामले की छानबीन करो, फिर देखते हैं कि उसके भागने की क्या वजह है। और उसके साथ ही गौर खान सलीब के उस चौराहे से अपने कसर की तरफ चल दिया था। समरकंद शहर में एक रोज वही सफीर जिसे सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गौर खान की तरफ रवाना किया था, सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान उसे देखकर खुश हुआ। सफीर को सुल्तान ने अपने करीब बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तब सुल्तान ने उसे तफसील बताने के लिए कहा, जिस पर सफीर ने अखलात शहर से भागने, कैरिश, उसकी बहन जोजन से मुलाकात और उसके पैगाम की तफसील कह दी थी। सारी तफसील जानकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने खुशी का इजहार किया, सफीर की तारीफ की कि वो बर वक्त अखलात शहर से निकल खड़ा हुआ। फिर सुल्तान ने बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करके कहा, अब तुम जाकर आराम करो। साथ ही शहाबुद्दीन मसूद, मंसूर, कज़तक, अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक को मेरी तरफ भेज दो। सुल्तान का यह हुक्म सुनकर सफीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वहां से निकल गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो सारे सालार जिन्हें सुल्तान ने मुखातिब किया था सुल्तान के पास जमा हो गए थे। जब वो सब सुल्तान के गिर्द बैठ गए तब लम्हा भर के लिए सुल्तान ने भरपूर निगाह शहाबुद्दीन मसूद पर डाली। उसके बाद अपने सारे सालारों को मुखातिब करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कह रहा था, मेरे अजीज, सबसे पहले तो मुझे तुम पर फख्र है कि हम सब ने मिलकर तिरमज, बुखारा, समरकंद को फतह किया। अब हमारी इन फतुहात के जवाब में गौर खान अपने रद्द अमल का इजहार करने लगा है। मैंने जो सफीर उसकी तरफ भिजवाया था वो वापिस आ गया है, मुझे सारी तफसील बता चुका है। गौर खान 2 बड़े लश्कर तैयार कर रहा है। एक लश्कर जिसकी कमानदारी उसने अपने लश्करियों के सिपे सलारे आला तानिकों के हवाले की है, उसे समरकंद की तरफ रवाना किया है ताकि वो हमारा मुकाबला करे। ऐसा ही एक और बड़ा लश्कर वो तैयार कर रहा है जिसकी कमानदारी वो अपने दामाद फूना के सपुर्द कर रहा है, और फूना उस लश्कर को लेकर हमारे इलाकों में दाखिल होगा और हमारे शहरों और कस्बों में यलगार करता हुआ हमारे मरकजी शहर पर जरब लगाने की कोशिश करेगा। इस तरह अखलात के तुर्कों का बादशाह गौर खान बैक वक्त हम पर 2 जरबे लगाना चाहता है। एक हमसे समरकंद लेना चाहता है, दूसरे हमारी सल्तनत में अपने लश्कर भेजकर हमारे नुकसान का बायस बनना चाहता है, जबकि हम सब ने मिलकर उसकी इन दोनों कार्रवाइयों को नाकाम बनाना है। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह रुका, फिर तजस्सुस भरे अंदाज में कहने लगा, अब मैं तुम सब से पूछता हूँ, बताओ गौर खान के इन दोनों लश्करों से हमें किस तरह निमटना चाहिए, कैसे उनकी नाकामी और अपनी फतहमंदी को यकीनी बनाना चाहिए। सुल्तान खामोश हुआ। तब शहाबुद्दीन मसूद सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप हमें थोड़ा सा वक्त दें तो हम सब आपस में सलाह मशवरा करने के बाद आपको ऐसे मंसूबे से आगाह करते हैं जिस पर हम मुत्तफिक होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उस तजवीज़ को पसंद किया, लिहाजा उसने अपने सारे सालारों को मशवरे का मौका फराहम किया, जिसके जवाब में सारे सालार बड़े राजदाराना अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे थे। थोड़ी देर सलाह मशवरा करने के बाद आखिर सारे सालारों की नुमाइंदगी करते हुए शहाबुद्दीन मसूद सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दुश्मन से निपटने के लिए हम एक अच्छी मनसूबाबंदी पर मुत्तफिक हुए हैं। जो फैसला हम सब ने मिलकर किया है वो ये है कि इस वक्त जो लश्कर हमारे पास है उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। सुल्तान मोहतरम, एक हिस्सा तो यहीं समरकंद में रहेगा, इसके अलावा उस्मान खान का समरकंद में पहले से जो लश्कर था वो भी आपके तहत काम करेगा। दूसरा फैसला हम सब ने मिलकर जो किया है वो ये है कि दूसरे लश्कर की कमानदारी मेरे पास होगी, मेरे साथ मंसूर होगा और हम गौर खान के दामाद फूना का मुकाबला करने के लिए रवाना हो जाएंगे। आपसे मुतालिक जो मंसूबाबंदी हुई है वो ये कि आप समरकंद शहर के अंदर रहेंगे, और अगर मैं और मंसूर फूना के साथ मसरूफ रहते हैं तो आप दीगर सालारों के साथ शहर के अंदर महसूर रहकर ही गौर खान के लश्कर का मुकाबला करते रहेंगे। ताहम अगर मैं और मंसूर फूना से निमटकर पहले चले आए तो फिर हम शहर से बाहर निकलकर तानिकों का मुकाबला करेंगे। सुल्तान मोहतरम, ये पहली बात है जिस पर हम मुत्तफिक हुए हैं। दूसरा फैसला जो हमने किया है वो कुछ इस तरह है कि आज ही अपने कुछ मुखबिरों को अखलात के तुर्कों के इलाकों तक फैला दिया जाए और वो ये खबर मशहूर कर दें कि मुसलमानों के सुल्तान को गौर खान के उस लश्कर के हमले की खबर हो गई है जो तानिकों की सरकर्दगी में समरकंद का रुख करेगा, और उस लश्कर से निमटने के लिए मुसलमानों के सुल्तान ने अखलात और समरकंद के दरमियान जगह जगह अपने छोटे छोटे लश्कर घात में बिठा दिए हैं, जो वक्तन फवक्तन अपनी घात से निकलकर तानिकों पर हमलावर होते रहेंगे और उसे नुकसान पहुंचाकर कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अपने आप को महफूज करते रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, ये खबर सुनकर तानिको परेशान हो जाएगा, समरकंद की तरफ बढ़ने की उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, वो फूंक फूंक कर कदम उठाएगा, तेजी से समरकंद का रुख नहीं करेगा। इतनी देर तक हो सकता है मैं और मंसूर दोनों फूना से निमटकर वापस समरकंद पहुंच जाएंगे।
फिर तानिकों से निपटना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मेरी और मंजूर की यहाँ से रवानगी के बाद मोहतरम अमीनुद्दीन अबू बकर, मोहतरम अमीर मलिक, कज़्ज़क और दूसरे सालार आपके साथ रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि फूना के अलावा इस तानिकों से भी निपटेंगे। शहाबुद्दीन मसूद जब खामोश हुआ तब थोड़ी देर तक सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह मुस्कुराता रहा, फिर बोल उठा, इब्ने मसूद, जो मनसूबाबंदी तुम लोगों ने मिलकर की है मैं उससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात का मैं इजाफा करूंगा। मेरे अजीज, तुमने उस्मान खान के लश्कर का जिक्र जरूर किया है, लेकिन उस्मान खान की सारी मनसूबाबंदी में तुमने जिक्र नहीं किया कि उसके जिम्मे क्या काम लगाना चाहिए। सुल्तान के खामोश होने पर शहाबुद्दीन मसूद अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमने उस्मान खान को फरामोश नहीं किया, हमारी बहस में उसका नाम भी आया है और उससे मुतालिक हम सब ने एक फैसला किया है। सुल्तान मोहतरम, उस्मान खान एक अरसा गौर खान के एक आमिल की हैसियत से समरकंद पर हुकूमत करता रहा है, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि फिल वक्त किसी भी सिलसिले में उस्मान खान पर एतमाद और भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे आप आराम करने दें। मेरे इन सारे अजीज साथियों का ये भी ख्याल है कि उस्मान खान की निस्बत उसका छोटा भाई कंगन खान ज्यादा काबिल एतमाद है और वो खुलकर हमारी तरफदारी करने वाला है, लेकिन फिलहाल हम उसे भी एक तरफ रख रहे हैं। हम इस सारी कार्रवाई में अपने सालारों से काम लेंगे। उस्मान खान और कंगन दोनों भाइयों को सुल्तान मोहतरम फिलहाल एक तरफ रहने दे। मुझे उम्मीद है कि गौर खान के दोनों लश्करों से हम खूब निपटेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने सारे सालारों के उस फैसले से खुश हो गया था। फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम सब जाओ, मगरिब की अजान का वक्त होने वाला है। शहाबुद्दीन तुम रुको, तुमसे जाती काम है। इस पर सब सालार उठकर वहां से निकल गए थे, जबकि शहाबुद्दीन मसूद वहीं बैठा रहा। सबके जाने के बाद सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर शहाबुद्दीन से सुल्तान ने वो सारी तफसील कह दी थी जो सफीर ने कही थी, जिसमें कैरिश की मुलाकात और कैरिश का पैगाम भी सुल्तान ने बड़ी तफसील से कह दिया था। ये सारी गुफ्तगू सुनकर शहाबुद्दीन बेपनाह खुशी का इजहार कर रहा था। सुल्तान ने फिर उसे मुखातिब किया, इब्ने मसूद, मेरे बेटे, तुम कैरिश को काबिल एतमाद नहीं समझ रहे थे और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैं समझता हूँ वो लड़की तुम्हारे लिए इंतहा दर्जे की मुखलिस है। जरा सोचो, कौन लड़की अपने बाप के मंसूबों के खिलाफ अपने दुश्मन को इत्तला कर सकती है। हमारा जो सफीर गया था उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो कैरिश ने सारी तफसील उसे बताई कि तानी को हम पर हमलावर होगा, जबकि फूना एक लश्कर लेकर हमारे इलाकों में दाखिल होगा, बल्कि उसने तो हमारे सफीर की जान भी बचाई है। मैं समझता हूं कि ऐसी मुखलिस, ऐसी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। सुल्तान जब खामोश हुआ तो तब शहाबुद्दीन भी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कैरिश वाकई बहुत अच्छी लड़की है और वो काबिल एतमाद भी है। उस मौके पर सुल्तान ने तेज निगाहों से शहाबुद्दीन की तरफ देखा, साथ ही पूछ लिया, सिर्फ खूबसूरत और काबिल एतमाद है, क्या इस काबिल नहीं कि उसे अपनाया जा सके? शहाबुद्दीन बेटे, मैं जानता हूं सदूरा की तरफ तुम्हारा झुकाव है, सदूरा भी तुम्हें पसंद करती है। मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुम्हारा झुकाव सदूरा की तरफ है तो वो इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़की होगी। मैंने उसे देखा तो नहीं, पर तुम्हारी हालत का अंदाजा लगाते हुए मैं कह सकता हूं कि वो भी खूबसूरती में नायाब होगी। लेकिन बेटे, कैरिश को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। सुल्तान जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अभी मैंने शादी का कोई फैसला नहीं किया, अभी हमारे जिम्मे बहुत काम है। उन्हें निपटाने के बाद मैं शादी से मुतालिक फैसला करूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस सिलसिले में ना कैरिश को फरामोश किया जाएगा, ना उससे कोई ज्यादती होगी। शहाबुद्दीन का यह जवाब सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खुश हो गया था। हाथ आगे बढ़ाकर उसने शहाबुद्दीन का शाना थपथपाया, फिर कहने लगा, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारे फैसले ने मुझे खुश कर दिया है। अब उठो और दूसरे सालारों के साथ मिलकर लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दे। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उसके साथ ही सुल्तान शहाबुद्दीन के साथ उठकर लश्करगाह की तरफ हो लिया था। गौर खान का दामाद फूना एक बहुत बड़े लश्कर के साथ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इलाकों का रुख कर रहा था। जब वो एक कोहिस्तानी सिलसिले से होता हुआ खुले मैदानों में दाखिल हुआ, तब अचानक एक तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर अपने लश्कर के साथ नमूदार हुए। फूना और उसके लश्कर की राह रोक खड़े हुए। यह सूरत हाल फूना के लिए बड़ी गैर मुतवक्के थी। वो तो ये सोच रहा था कि उनकी सल्तनत का सालार आला तानी को एक बहुत बड़े लश्कर के साथ समरकंद का रुख किए हुए है, लिहाजा मुसलमानों के सुल्तान को अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तानिकों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा वो बड़ी आसानी से मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होकर दूर दूर तक तुर्को ताज करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब कोहिस्तानों से घिरे हुए खुले मैदानों के अंदर शहाबुद्दीन और मंसूर ने अचानक एक तरफ से निकलकर
चीखती चिंगाड़ती आंधियों और मौत के तारीख हयोलों की तरह उसकी राह रोक ली, तब फूना और उसके लश्करी वक्ती तौर पर परेशान हो गए और फिक्रमंद जरूर हुए थे। लेकिन उन्होंने जब अंदाजा लगाया कि मुसलमानों के जिस लश्कर ने उनकी राह रोकी है वो तादाद में उनसे बहुत कम है, तब उन्हें कुछ हौसला हुआ। लिहाजा शहाबुद्दीन और मंसूर पर हमलावर होने के लिए वो बड़ी तेजी से अपनी सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे। दूसरी तरफ ऐसा ही शहाबुद्दीन और मंसूर भी कर रहे थे। उसके बाद घोड़ों को दौड़ाते हुए शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों अपने लश्कर के सामने आए। अपने लश्कर को वह दो हिस्सों में तकसीम कर चुके थे। एक हिस्से ने शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में जरब लगानी थी, दूसरे ने मंसूर की कमानदारी में अपने काम की इब्तिदा करनी थी। उस मौके पर फूना का नाम लेकर उसे मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन बुलंद आवाज में कह रहा था, फूना, हमारे इलाकों में तुम जो किस्मत आजमाना चाहते थे उसमें हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हम हरबो जरब में खामकार नहीं। याद रखना, जिस तरह जर्रा सहरा से आशना होता है, कतरे सागर शनासा होते हैं, इस तरह हम भी नामुसाइद माहौल और नामुवाफिक हालात को गिरफ्त में रखकर अपने मंसूबों के मुताबिक ढालने का हुनर जानते हैं। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो दोबारा बुलंद आवाज में कह रहा था, सुनो मुनाफकत के वारिसों, अगर तुम ये ख्याल करते हो कि तुम सितम की योरिश बनकर हमारे इलाकों में जुल्म कर्ब का खेल खेलोगे तो तुम्हें इसमें कामयाबी नहीं होगी। अंधेरों की जिस शोरीदगी और सहराओं में जिन तारीख तूफानों का तुम हमें शिकार बनाना चाहते थे, उनका हदफ हम तुम्हें बनाएंगे। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका। उसके बाद दोबारा वक्त के बहते सायों में उसकी आवाज गंभीर समंदर से उठते तूफानों की तरह बुलंद हुई, फूना, आओ इन आशोब फिजाओं में एक दूसरे से टकराएं, फिर देखें मुकद्दर फना की तख्तियां किसके लिए लिखते हैं। फूना ने शहाबुद्दीन मसूद के उन अल्फाज का कोई जवाब न दिया और ना ही उसने पूछा कि उसकी राह रोकने वाले मुसलमानों के लश्कर का सालार कौन है। वो तो बस इस जोम में मुब्तला हो गया था कि मुसलमानों के जिस लश्कर ने उसकी राह रोकी है वो तादाद में चूंकि उससे बहुत कम है, लिहाजा वो लम्हों के अंदर उसे बिसात की तरह लपेट कर रख देगा। लिहाजा उन्हीं अंदाजों को सामने रखते हुए फूना अपने लश्कर को हरकत में लाया। फिर वो शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर के लश्कर पर दर्द के अथाह समंदर से उठते नफरत के उदास मौसमों और अजाब रातों के गैर मानूस लम्हों से उठते कहर की तरह टूट पड़ा था। दूसरी तरफ अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद शहाबुद्दीन और मंसूर ने भी फिलफोर जवाबी कार्रवाई की। पहले उन्होंने सोचों और वसवसों में डाल देने वाली आवाजों और खौफजदा कर देने वाले अंदाज में तकबीरें बुलंद की और उन तकबीरों की बाज़गश्त कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर चारों तरफ फैलकर एक अजीब सा समा बर्पा कर गई थी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए शहाबुद्दीन और मंसूर भी फोना और उसके लश्करियों पर दिलों को आहों का आंगन बनाते अंगारे बरसाते अंधियाओं की तरह हमलावर हो गए थे। कोहिस्तानी सिलसिलों से घिरी उन वादियों के अंदर वहशत के मचलते धारे, पांव में कज़ा का खौफ, अजाइम में दुख के कोहसार खड़े करते हुए ख्वाहिशों को पस्तो बाला करने लगे थे। दोनों लश्करों के टकराने से कहरमानियत उगलते उन मैदानों, मौत के उन बेकरां वादियों में हर कोई ताजियाने बरसाते मुंह जोर तूफानों की तरह दूसरे पर छाने की कोशिश करने लगा था। फोना के लश्कर की तादाद चूंकि ज्यादा थी, लिहाजा उसने शुरू ही में अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर को अपना हदफ बनाया था, जबकि उससे निमटने के लिए शायद शहाबुद्दीन और मंसूर भी पहले से कोई लाहे अमल तय कर चुके थे। जब फोना के लश्कर की तादाद से पूरा जोर उन दोनों सालारों पर पड़ा, तब फोना के सालार और लश्करी भी बेहद खुश हुए। वो इसलिए कि उन्होंने शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर के दरमियानी हिस्से को पसपा कर दिया था और ये पसपाई इस तेजी से बढ़ी कि फोना के सालार और लश्करी शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर के बीच में से गुजरते हुए आगे बढ़ गए थे। यही उनकी गलती और यही उनकी हमाकत और यही शहाबुद्दीन और मंसूर का लाहे अमल था। अब अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। फोना के लश्कर का वो हिस्सा जो मुसलमानों के लश्कर को चीरता हुआ आगे बढ़ा था, जब वो बढ़ा तो उसने देखा जिस रास्ते को बनाते हुए वो वहां पहुंचे थे वो रास्ता अब खत्म हो चुका था। मुसलमानों की सफ़ें एक दूसरे से गुथ और पैवस्त हो चुकी थी। अब एक तरह से मुसलमानों का लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया था और ये कार्रवाई आंख झपकने में मुकम्मल हो गई थी। सामने की तरफ से 2 बड़े हिस्से जो शहाबुद्दीन और मंसूर की कमानदारी में काम कर रहे थे, अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ फोना के लश्कर पर जरबे लगा रहे थे, जबकि पुश्त की जानिब मजीद 2 हिस्से बने। एक हिस्सा बाएं जानिब से हरकत में आया और जो फोना के लश्करी दूसरी तरफ निकल गए थे उन पर वो जबर के शबरंग धुएं की तरह टूट पड़ा था, जबकि दाएं जानिब से भी एक हिस्सा दर्दो कर्ब के गैर फानी जज्बों और अब्दी आरजुओं की तरह फोना के लश्कर के उस हिस्से पर टूट पड़ा था। इस तरह फोना के लश्कर का वो हिस्सा जो शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर के दरमियान गुजरता हुआ आगे बढ़ गया था, मुसलमान लश्करियों ने दोनों तरफ से उस पर हमलावर होकर
मुकम्मल तौर पर उनका कत्लेआम करते हुए उनका खात्मा कर दिया था। अब शहाबुद्दीन और मंसूर पूरे लश्कर के साथ लम्हा बा लम्हा तेजी इख्तियार करते हुए फूना पर अपना दबाव बढ़ाने लगे थे। फूना, उसके सालारों और लश्करियों ने जब देखा कि उनके लश्कर का वो बड़ा हिस्सा जो मुसलमानों के लश्कर को बीच में से चीरता हुआ आगे निकल गया था, उसका तो मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है, तो उस सूरत हाल से उनके दिलों में एक तरह का खौफ और बददिली की लहर उठ खड़ी हुई थी। फिर जब उस मौके पर शहाबुद्दीन और मंसूर ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए अपने हमलों में पहले की निस्बत ज्यादा तेजी और शिद्दत पैदा की, तब बड़ी तेजी के साथ फूना के लश्कर की हालत जवाल शब में बुझी आग, रेत के टीलों पर एकदम तोड़ते अंधेरों और भागते तकदीर के अजाब के पीछे दर्द के फासलों और जख्मों की कर्ब खेजी से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। फूना और उसके लश्करी और सालार ज्यादा देर तक उस कैफियत को बर्दाश्त न कर सके और शिकस्त उठाकर भाग खड़े हुए। शहाबुद्दीन और मंसूर ने फिर पूरी ताकत और कुव्वत के साथ कुछ दूर तक फूना और उसके लश्करियों का ताकुब करते हुए उनकी तादाद मजीद कम की। उसके बाद वो मैदान जंग की तरफ लौट गए थे। शहाबुद्दीन और मंसूर के हाथों अखलात के तुर्कों के लश्कर की यह बदतरीन और जिल्लत आमेज शिकस्त थी। मैदान जंग में आने के बाद अपने साथियों की तदफीन और जख्मियों की देखभाल करने के बाद शहाबुद्दीन और मंसूर ने फूना के लश्कर के पड़ाव की हर चीज को समेटा, फिर बड़ी तेजी के साथ जिस समत से आए थे उसी समत को रवाना हो गए। दूसरी तरफ गौर खान का सिपह सालारे आला तानिको, जिसके पास एक बहुत बड़ा लश्कर था, वो अब फूंक फूंक कर और बड़ी एहतियात के साथ समरकंद की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए कि मुसलमान मुखबिरों और तलायागरों ने चारों तरफ ये खबरें फैला दी थी कि तानिको के लश्कर पर हमलावर होने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने जगह जगह अपने लश्कर के कुछ हिस्से घात में बिठा दिए हैं। इस बिना पर तानिको के आगे बढ़ने की रफ्तार काफी सुस्त थी। पहले वो अपने मुखबिरों को आगे फैलाता, जब वो मुखबिर वापस आकर उसे मुसलमानों के लश्कर के ना होने की इत्तला देते तब वो आगे बढ़ता। तानिको ये तरीका इख्तियार किए हुए था कि रात के वक्त वो कतई सफर ना करता था, पड़ाव कर लेता था, सिर्फ दिन के वक्त सफर करता था, और वो भी सफर से पहले अपने चारों तरफ अपने मुखबिर फैला देता था, ताकि मुसलमानों का अगर कोई लश्कर नागहानी मुसीबत की तरह उस पर नाजिल होने की कोशिश करे तो अपना दिफा किया जा सके। एक रोज दिन भर सफर करने के बाद जिस वक्त तानिको एक जगह अपने लश्कर का पड़ाव कायम कर रहा था, उसके कुछ मुखबिर पड़ाव में दाखिल हुए, सीधे तानिको के पास आए। उन्हें देखते हुए तानिको तजस्सुस में पड़ गया था। उन्हें मुखातिब करके पूछना चाहता था कि आने वालों में से एक मुखबिर तानिको को मुखातिब करके कहने लगा, हम आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं, लेकिन उस बुरी खबर से हम फायदा भी उठा सकते हैं। बुरी खबर यह है कि फूना जो लश्कर लेकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने के लिए गया था, उसकी राह मुसलमानों के एक लश्कर ने रोकी और फूना को बदतरीन शिकस्त दी है। फूना तो अब बचे कुचे लश्कर के साथ वापस चला गया है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के जिस लश्कर ने फूना को शिकस्त दी है, वो यहाँ से चंद मील बाएं जानिब समरकंद का रुख किए हुए है। उस लश्कर की तादाद कोई इतनी ज्यादा नहीं है, अगर उस पर हमला किया जाए तो बड़े फवाइद हासिल हो सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब दम लेने के लिए रुका तो उससे पहले ही तानिको बोल उठा और उससे मुखातिब करके कहने लगा, ये बताओ कि मुसलमानों के उस लश्कर की तादाद किस कदर होगी। इस पर मुखबिर ने कुछ सोचा, फिर तानिको की तरफ देखते हुए कहने लगा, जो लश्कर इस वक्त आपकी कमानदारी में है, मेरे ख्याल में उस लश्कर की तादाद इसका 5वां छठा हिस्सा भी ना होगी, और इस वक्त उसके पास वो सारा सामान है जो फूना अपने मरकजी शहर से लेकर चला था। इस हालत में अगर उस पर हमला कर दिया जाए तो उस लश्कर की तबाही मुमकिन है। यह खबर सुनकर तानिको खुश हुआ। उस मौके पर उसके जो सालार उसके करीब खड़े थे उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, यह हमारी खुशबख्ती है कि हमारे मुखबिर ये खबर लेकर आए हैं। अगर हम उस लश्कर पर हमलावर हो जाएं तो हमें 2 बड़े फवाइद हासिल हो सकते हैं। अव्वल ये कि जो सामान फूना अपने मरकजी शहर से लेकर चला था वो तो हमारे कब्जे में आएगा ही, मुसलमानों के उस लश्कर के पास जो अपना सामान है उस पर भी हम कब्जा कर सकते हैं। दोम ये कि अगर मुसलमानों के उस लश्कर पर हमलावर होकर हम उसे बदतरीन शिकस्त देने और उसका मुकम्मल तौर पर कत्लेआम करने में कामयाब हो जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की हरबी और अस्करी कुव्वत में कमजोरी आ जाएगी और उसे शिकस्त देना और समरकंद के अलावा बुखारा और तिरमज शहर उससे छीनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद तानिको रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, जो लश्कर फूना को शिकस्त देने के बाद समरकंद का रुख किए हुए है वो यकीनन समरकंद से ही सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने फूना पर हमलावर होने के लिए रवाना किया होगा, इसलिए कि मुसलमान मुखबिरों ने फूना की नकलो हरकत से अपने सुल्तान को आगाह कर दिया होगा, जिसकी बिना पर मुसलमानों के लश्कर का वो हिस्सा फूना से टकराया। और अगर हम उस लश्कर का कत्लेआम करते हैं तो फिर मैं समझता हूं समरकंद में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की ताकत और कुव्वत
आधी से भी कम होकर रह जाएगी, इसलिए कि उसने यकीनन अपने लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही फूना का मुकाबला करने के लिए रवाना किया होगा। यहां तक कहने के बाद तानिको रुका, फिर अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में हमें जो ये खबरें मिली थी कि हम पर हमलावर होने के लिए मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने कुछ लश्कर घात में बिठा दिए हैं, तो मेरे ख्याल में उन खबरों में भी कोई सच्चाई नहीं, बल्कि ये हम पर खौफ तारी करने के लिए और समरकंद की तरफ हमारी रफ्तार को सुस्त करने के लिए दुश्मन की एक चाल है। और ये सारी खबरें अफवाहों की सूरत में मुसलमान मुखबिरों ने फैलाई हैं। अब तक हमने समरकंद की तरफ आधे से ज्यादा फासला तय कर लिया है और कहीं भी हमारा टकराव मुसलमानों के घात में बैठे उस लश्कर से नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि समरकंद तक जाने के लिए हमारा रास्ता साफ है और मुसलमानों का कोई लश्कर घात में नहीं बैठा हुआ। अब मैं दो फैसले करता हूँ, लश्कर का एक हिस्सा मैं अलहदा करता हूँ और मुसलमानों का जो लश्कर फूना पर हमलावर होने के बाद समरकंद का रुख किए हुए है, हमारे लश्कर का वो हिस्सा उस पर हमलावर होगा और उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद तानिको ने एक सालार की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, फूना को शिकस्त देने वाले मुसलमानों के लश्कर पर हमलावर होने के लिए मैं तुम्हारा इंतखाब करता हूँ। थोड़ी देर तक एक लश्कर अलहदा कर दिया जाता है, तुम उसे लेकर बाएं जानिब कूच कर जाओ। उसी जगह अचानक मुसलमानों के उस लश्कर पर हमलावर होना कि उनमें से किसी भी लश्करी को बचकर ना जाने देना। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो याद रखना, मैं तुम सब लोगों को चंद ही दिनों के अंदर अंदर समरकंद, बुखारा और तिरमज शहर वापस लेने की जमानत देता हूँ। दूसरा कदम मैं ये उठाने लगा हूँ कि मैं अब समरकंद की तरफ अपनी रफ्तार पहले जैसी नहीं रखूंगा, फूंक फूंक कर कदम नहीं उठाऊंगा, बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से समरकंद का रुख करूंगा। अब मुझे यकीन हो गया है कि समरकंद की तरफ जाने वाली उस शाहरा पर कहीं भी मुसलमानों के सुल्तान ने अपना कोई लश्कर घात में नहीं बिठा रखा। ये फैसले करने के बाद तानिको ने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया, उसे अपने तजर्बाकार सालारों की कमानदारी में दिया और उस लश्कर को उसने शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर पर अचानक हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रवाना किया, जबकि बाकी लश्कर को सिर्फ थोड़ी देर वहां सुस्ताने का मौका फराहम करने के बाद उसने कूच किया। अब वो बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ समरकंद का रुख कर रहा था। तानिको अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से रात की गहरी तारीकियों में सफर जारी रखे हुए था। रात के पिछले हिस्से में जिस वक्त मशरिक से शहर के आसार नमूदार होने को थे, उसने एक जगह अपने लश्कर को रोक दिया, इसलिए कि अपने लश्कर का जो हिस्सा उसने शहाबुद्दीन और मंसूर पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था, उस जगह वो लश्कर लौट आया था। लिहाजा तानिको ने वहीं अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। जिस वक्त लश्करी पड़ाव कायम कर रहे थे, वो सालार जो शहाबुद्दीन और मंसूर का ताकुब करने गए थे, वो तानिको के पास आए। उस मौके पर दूसरे सालार भी वहां जमा हो गए थे। फिर आने वाले लश्कर का सरकर्दा तानिको को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि तानिको ने उसे मुखातिब करने में पहल कर ली। मुसलमानों के जिस लश्कर के ताकुब में तुम लोग गए थे, उसके साथ क्या मामला हुआ? इस पर आने वाले लश्कर का सालार बड़ी फिक्रमंदी और परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगा, यह हमारी बदकिस्मती है कि हम वो कुछ हासिल ना कर सके जो हमें करना चाहिए था। दरअसल हमने उस लश्कर का ताकुब करने में ताखीर कर दी। मैंने बड़ी तेजी से उनका ताकुब किया। हमारे मुखबिर हमारी रहनुमाई भी कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों का वो लश्कर इस तेजी और बर्क रफ्तारी से समरकंद की तरफ बढ़ा था कि वो हमारे हाथ न आ सका, ना ही हम उसे देख सके। जब हमने अंदाजा लगाया कि उसके पीछे समरकंद की तरफ जाना बेकार है, तब हम नाकाम लौट आए। अपने उस सालार की सारी गुफ्तगू सुनकर तानिको कुछ देर खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, फिर अपने सारे सालारों को तसल्ली देते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, हमने कुछ फवाइद हासिल करने की कोशिश की थी। मेरे ख्याल में मुसलमानों के उस लश्कर को खबर हो चुकी होगी कि हम उसके ताकुब में एक लश्कर रवाना कर रहे हैं, लिहाजा वो अपनी रफ्तार तेज करता हुआ समरकंद की तरफ जाने में कामयाब हो गया। बहरहाल इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो लश्कर इस वक्त मेरी कमानदारी में है, मेरा अंदाजा है कि मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास इससे आधा लश्कर भी नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह हमारे इस लश्कर की कसरत को देखते हुए समरकंद शहर के अंदर महसूर होकर हमारा मुकाबला करने की कोशिश करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो हम इस शिद्दत से मुहासरा करेंगे कि सुल्तान को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे, और वो मसले को हमारी आयद करदा शराइत के मुताबिक हल करने पर मजबूर होगा। और अगर मुसलमानों के सुल्तान ने अपनी गुज़िश्ता फतुहात को सामने रखते हुए समरकंद शहर से बाहर निकलकर हमारा मुकाबला करने की हमाकत की, तो मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा देर तक हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा, शिकस्त खा जाएगा। और अगर उसने शिकस्त खाकर वापस समरकंद शहर में महसूर होना चाहा, तब भी हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। उसकी नाकाबंदी करेंगे और मैदान जंग ही में उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर करेंगे।
उसके बाद तानिकों ने अपने सारे सालारों को हुक्म दिया कि वो पड़ाव नस्ब होने के बाद लश्करियों के आराम और उनके खाने का एहतमाम करें। उसके साथ ही सब लश्करी वहां से हट गए थे। तानिकों ने वहां दिन का कुछ हिस्सा कयाम करके अपने लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया। उसके बाद फिर उसने समरकंद की तरफ कूच किया था और एक रोज रात के पिछले हिस्से में वो समरकंद के नवाह में पहुंचा और वहां उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। जिस वक्त तानिको अपने लश्कर के साथ समरकंद के नवाह में खुले मैदानों में पहुंचा, उस वक्त चारों तरफ तारीकी थी। रात अपने आखिरी लम्हों में दाखिल हो चुकी थी। समरकंद शहर भी तारीकी में डूबा हुआ था, ताहम शहर की फसील के ऊपर मशालें रोशन थी। बुर्जों के अंदर और कभी कभी बाहर भी साए जरूर दिखाई देते थे। ये सूरत हाल देखकर तानिको खुश हुआ था, इसलिए कि उसने अंदाजा लगाया था कि मुसलमानों का सुल्तान शहर से बाहर निकलकर उसका मुकाबला नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करना होता तो उसकी आमद से पहले अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर पड़ाव कर चुका होता और उसका मुकाबला करता। लेकिन क्योंकि शहर से बाहर मुसलमानों का कोई लश्कर नहीं है, लिहाजा मुसलमानों का सुल्तान शहर में महसूर रहकर ही मुकाबला करेगा। और यह तासुर यकीनन तानिको के लिए बड़ा तस्कीनदे और तमानियत का बाइस था, इसलिए कि वो पहले ही इरादा कर चुका था कि अगर मुसलमानों के सुल्तान ने समरकंद शहर में महसूर रहकर मुकाबला करना चाहा तो वो इस शिद्दत से शहर का मुहासरा करेगा कि सुल्तान को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब अगले रोज सूरज तलू हुआ तो उसके सालार और लश्करी दंग रह गए, इसलिए कि उनके शुमाल में बड़े जोरदार अंदाज में तबल और दफे बजने की आवाजें सुनाई दी थी। फिर उनके देखते ही देखते शहर की शुमाली तरफ से एक लश्कर नमूदार हुआ और उस लश्कर ने तानिकों के लश्कर के दाएं जानिब जरा फासले पर पड़ाव कर लिया था और उसके सालार अभी शुमाल की जानिब से नमूदार होने वाले उस लश्कर का जायजा ही ले रहे थे कि जिसमें खुद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह मौजूद था। उसके साथ उसके सालारों में से अमीनुद्दीन अबू बकर, सुल्तान कमामू अमीर मलिक कज़तक, मोहम्मद बिन अली बिन बशीर और दीगर सरकर्दा सालार थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने उन सालारों और अपने उस लश्कर के साथ समरकंद के शुमाली दरवाजे से निकलकर तानिकों के लश्कर के दाएं जानिब आकर पड़ाव कर गया था। तानिको अभी सुल्तान के उस लश्कर का जायजा ही ले रहा था और इत्मीनान और खुशी का इजहार कर रहा था कि मुसलमानों का जो लश्कर उसका मुकाबला करने के लिए उसके दाएं जानिब आकर पड़ाव कर गया है, अददी लिहाज से तानिको के सामने उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन ऐन उसी लम्हे तानिको और उसके लश्करी फिर चौंके, इसलिए कि अब उनके बाएं जानिब यानी जनूब की तरफ भी इसी तरह तबल और दफे बजने की आवाजें सुनाई दी थी। फिर देखते ही देखते जनूब से भी एक लश्कर नमूदार हुआ था। जिस वक्त तानिको दाएं बाएं नमूदार होने वाले मुसलमानों के दोनों लश्करों का बागौर जायजा ले रहा था, उस मौके पर उसके बड़े सालारों में से एक हैदर खान जो उसके सामने खड़ा था उसे मुखातिब करके कहने लगा, तानिको मेरे अजीज भाई, मुसलमानों का सुल्तान अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करके हमारे दाएं बाएं इसलिए आया है ताकि हम पर एक तरह की बदहवासी और बदहौसलगी तारी करने की कोशिश करे। मुसलमान हमें यह तासुर दे रहे हैं कि वो हम पर दो तरफा हमला करके अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो जो दो लश्कर लेकर हमारा मुकाबला करने की ठान चुके हैं, उन दोनों लश्करियों को मिलाकर अददी लिहाज से वो हमारे निस्फ के बराबर भी नहीं बनते। तानिको, हमें अददी फोकियत तो है ही। इस मौके पर मेरे जहन में एक तरकीब आई है, अगर उस पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में समरकंद के नवाही खुले मैदानों के अंदर हम मुसलमानों को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। अपने सालार हैदर खान के उन अल्फाज से तानिको की आंखों में चमक पैदा हुई। गौर से हैदर खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, हैदर खान खुलकर कहो तुम क्या कहना चाहते हो। हैदर खान ने अपने होठों पर जबान फेरी और फिर कहने लगा, तानिको तुम जानते हो कि बेदू खान और तगीन खान दोनों मेरे चचाजाद थे और उन दोनों का कातिल मुसलमानों का सालार शहाबुद्दीन मसूद है। जो तरकीब इस वक्त मेरे जहन में आई है वो ये है कि इससे पहले हमारे लश्करियों को ज्यादा नुकसान शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर ने पहुंचाया है और कई मौके पर इन दो सालारों ही की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो मुसलमानों की नाकामी और अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए जो तरकीब मेरे जहन में आई है वो कुछ इस तरह है। मैं पहले बाएं जानिब के लश्कर की तरफ जाता हूं और खुले मैदानों में जाकर मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन मसूद का नाम लेकर उसे इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारता हूं। अगर वो मेरे मुकाबले पर निकलता है तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसे जेर कर लूंगा, इसलिए कि अपने मरने वाले दोनों चचाजाद बेदू खान और तगीन खान से मैं ताकत और फने हर्ब में हमेशा आला और अरफा रहा हूं। शहाबुद्दीन मसूद का खात्मा करने के बाद मैं वापस लश्कर में नहीं आऊंगा, बल्कि वहीं खड़ा होकर मुसलमानों के दूसरे सालार मंसूर को इनफरादी मुकाबले की दावत दूंगा और उसे भी मौत के घाट उतार दूंगा। जब मुसलमानों के ये दो बड़े सालार इनफरादी मुकाबले में काम आ जाएंगे तो तानिको याद रखना,
उस सूरत हाल का न सिर्फ मुसलमानों के सुल्तान और उसके सालारों पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि मुसलमान लश्करी भी बददिली का शिकार हो जाएंगे। उस सूरत में जब हम अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद पूरी ताकत और कुव्वत से उन पर जरब लगाएंगे तो हमारी फतह यकीनी और दुश्मन की नाकामी यकीनी हो जाएगी। अब बोलो तुम क्या कहते हो? हैदर खान जब खामोश हुआ तब तानिको और दूसरे सालार कुछ देर तक तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखते रहे। फिर तानिको कहने लगा, हैदर खान, मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी इस पेशकश की तारीफ करता हूँ और तुम्हारी जुर्रतमंदी को सलाम पेश करता हूँ। जो तरकीब तुमने पेश की है इस पर अमल करके हम यकीनन मुसलमानों को बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं। बस जरा ठहरो, मैं अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लूं, उस पर सालार भी मुकर्रर कर लूं, ताकि अगर अपने दोनों सालारों के मारे जाने के बाद मुसलमान अचानक हम पर 2 तरफा हमला कर दें तो हम आसानी से उनके दोनों हमलों को रोककर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें पसपा करने में कामयाब हो जाएं। हैदर खान के अलावा दूसरे सालारों ने भी तानिको की उस गुफ्तगू से इत्तेफाक किया था। फिर सारे सालारों ने मिलकर लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और दोनों हिस्सों पर सालार भी मुकर्रर कर दिए। जब ऐसा हो चुका तब हैदर खान, जो इनफिरादी मुकाबला करने के लिए सर से पांव तक लोहे में गर्क था, अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ निकला। पहले वो बाएं जानिब गया। उसकी बदकिस्मती के बाएं जानिब के लश्कर ही में शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर थे। मैदान के वस्त में जाकर हैदर खान ने अपने घोड़े को रोका। फिर 3 बार उसने शहाबुद्दीन मसूद का नाम लेकर इनफिरादी मुकाबले के लिए पुकारा। उसके इस तरह पुकारने पर शहाबुद्दीन मसूद ने थोड़ी देर तक अपने लश्कर के सामने मंसूर से सलाह मशवरा किया। उसके बाद वो अपने घोड़े को अंगेख्त कर देने वाली एड़ लगाता हुआ इनफिरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरा था। शहाबुद्दीन जिस्म पर जिर्रा पहने हुए था, सर पर आहनी खोद था जिसका नकाब उसने अपने चेहरे पर डाला हुआ था। इसके अलावा उसके पास कोई हिफाजती सामान न था। ना ही उसने अपने बाजू पर जोशन बांध रखे थे, ना ही शानों की हिफाजत के लिए उन पर लोहे के खोल चढ़ा रखे थे। जबकि मुकाबले के लिए आने वाले हैदर खान ने ऐसा सारा सामान और एहतमाम कर रखा था। शहाबुद्दीन मसूद ने जब हैदर खान के सामने आकर अपने घोड़े को रोका तब हैदर खान बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने अपने चेहरे पर आहनी नकाब डाल रखा है, इसलिए मैं पूछने पर मजबूर हूं कि क्या तुम ही शहाबुद्दीन मसूद हो? शहाबुद्दीन ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुमने शहाबुद्दीन मसूद को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा था, लिहाजा वही तुम्हारे मुकाबले पर आएगा। मैं ही शहाबुद्दीन मसूद हूं, तू कह तू कौन है? हैदर खान ने उस मौके पर कहा लगाया, फिर कहने लगा, यकीनन तुम्हारे शऊर में 2 नाम महफूज होंगे, एक बेदू खान और दूसरा तगीन खान, जो दोनों भाई थे जिन्हें तुमने कत्ल किया था। मैं उनका चचाजाद भाई हूँ। नाम मेरा हैदर खान है और अपने उन दोनों चचाजाद भाइयों के तुम्हारे हाथों मारे जाने की वजह से उनका इंतकाम लेने की खातिर इनफिरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरा हूँ। जब तक तुम्हें अपने सामने ज़ेर नहीं करूंगा, तुम्हारा सर नहीं काटूंगा, उस वक्त तक ना मेरा ज़मीर मुतमईन होगा और ना मुझे कल्बी सुकून हासिल होगा। हैदर खान के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके होलनाक आवाज में कहने लगा, हैदर खान, तेरे जैसे नाकामी के गुमाश्ते इससे पहले मैंने अनगिनत देख रखे हैं। सुन, जो ज़मीर का इत्मीनान और कल्बी सुकून तू चाहता है वो तो सिर्फ मौत के बाद ही मुयस्सर होता है, और ये मैदान जिसमें तू उतरा है, यूं जान ये तेरे लिए मौत ही का मैदान है, और मौत के इस मैदान में तुझे यकीनन रूह का आराम और कल्ब का सुकून मुयस्सर होगा। हैदर खान, अगर तू अपने आप को सर से लेकर पांव तक लोहे में छुपा कर लाया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, हमारी तलवारें इंसानी जिस्म नहीं, लोहा भी काटती है। ये मैदान जिसमें तू उतरा है, मैं जानता हूं तेरा उतरना बेमकसद नहीं। यकीनन तुम लोगों ने यही सोचा होगा कि इनफिरादी मुकाबले में कामयाबी हासिल करके तुम लोग हमारे लश्करियों पर बेदिली और अपने लश्कर को हौसले और वलवलों का नया जोश, नया जज्बा दोगे। पर हैदर खान, सारी ख्वाहिशें, सारे इरादे इंसान की अपनी मर्जी के मुताबिक तो पूरे नहीं होते। अपने दिल के किरतास पर लिख रखो कि इस मैदान में मैं जमीन की छाती पर तेरे खून की लकीरें बनाऊंगा, मौत के इस मैदान में तेरी कज़ा की जंजीरें खोलूंगा, तेरे लोहे दिल पर हजीमत के नकूश और शिकस्त को तेरे पांव की जंजीर बनाऊंगा। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन जब रुका तब हैदर खान ने एक जोरदार कहकहा लगाया, फिर तंजिया से अंदाज में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन, ये तुम्हारी तिलिस्म की ताबकारी और चोलों के लर्जा रंगों जैसी गुफ्तगू मुझे मुतासिर नहीं करेगी। तू भी अपने दिल के किरतास पर लिख रख के मैं तेरी जीस्त के रेगजारों में दुख की गिरांबारी और तेरी अरूसे जिंदगी पर सितम की सितीजा कारी बनकर वारिद होऊंगा। बस मुकाबला शुरू होने की देर है, फिर देखना इसी मैदान में मेरा मुकाबला करते हुए तू नारसाई के दुख, उदासी की थकन, सोख्ताए जान वैरानों का शिकार होकर रह जाएगा। हैदर खान की उस गुफ्तगू के जवाब में शहाबुद्दीन ने कहकहा लगाया, फिर कहने लगा, अगर ये बात है
तो फिर देर काहे की, आओ एक दूसरे से टकराएं, फिर वक्त फैसला करेगा कि सोख्ताए जान वैरानियां किसको अपना हदफ बनाती है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर अपनी ढाल को अपने आगे करता हुआ और तलवार को लहराता हुआ हैदर खान शोलों को बुझाते अनजाने मौसमों की गर्द के बगोलों की तरह टूट पड़ा था। शहाबुद्दीन मसूद ने पहले उसके जानलेवा हमलों को बड़े पुरसकून अंदाज में रोका, फिर वो भी जारहियत पर उतरा। उसके बाद वो भी जमीन का सीना उधेड़ती तूफानों की जलजला अंगेजी की तरह हमलावर हो गया था। दोनों एक दूसरे पर मौत के लावे, आग के तूफान, स्यारात के फैलाव और कज़ा की गर्दिश की तरह हमलावर होकर अपनी अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश करने लगे थे। हैदर खान गो सर से लेकर पांव तक लोहे में गर्क था, लेकिन शहाबुद्दीन के जानलेवा हमलों ने लोहे में बंद होने के बावजूद उसे बौखला कर रख दिया था। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के हमलों से साफ जाहिर होता था कि वो उस पर कोई जानलेवा जरब नहीं लगा रहा, बल्कि वो उसे थका मारना चाहता है, उसके बाद अपना मकसूद हासिल करना चाहता है। शहाबुद्दीन उसमें कामयाब भी हुआ, इसलिए कि थोड़ी देर के मजीद मुकाबले के बाद हैदर खान की हालत मंजिलों के मौहूम होते निशानात, बहरानी कैफियत तारी करती कज़ा की गर्दिश जैसी हो गई थी। पहले वो बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था, अब उसके हमलों में सुस्ती आ गई थी, बल्कि गाहे बगाहे वो उल्टे पांव पीछे हटकर अपनी थकावट पर काबू पाने और अपनी हैजान खेज कैफियत को संभाला देने की कोशिश कर रहा था। उसकी उस हालत को शहाबुद्दीन ने भी भांप लिया था, लिहाजा एक मौके पर जब दोनों की तलवारें आपस में टकराई और दोनों ने ढालें भी एक दूसरे पर दे मारी, तब शहाबुद्दीन ने अपनी तलवार और ढाल को जोरदार झटका दिया। हैदर खान पर पहले ही थकावट के आसार नमूदार हो चुके थे। उस झटके के बायस वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा था। उस मौके पर जरा फासले पर शहाबुद्दीन ने कहकहा लगाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेआबरूई के शैतान, किज़्ब के गुमाश्ते, इस मौके पर मैं चाहूं तो आगे बढ़कर तेरी गर्दन काट सकता हूं। तूने ये जो लोहा पहन रखा है, याद रखना ये मेरी तलवार और तेरे जिस्म के दरमियान रुकावट नहीं बन सकता। मेरी तलवार इसे भी काटती हुई निकल जाएगी, पर गुनाहों की शराब, उठ फिर मेरा मुकाबला कर, मैं एक बार फिर तुझे इस मुकाबले का मौका फराहम करता हूं। हैदर खान शायद थक चुका था, मुकाबले को जारी रखने की सकत नहीं रखता था, लिहाजा शहाबुद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, मुकाबला शुरू होने से पहले तू मौत के खोलते लावे, आग के बगोलों, खूनी नफरत और जहरीले जबर की सी गुफ्तगू करता था। अब तू कैसी बेबसी और लाचारगी की हालत में जमीन पर पड़ा है। क्या तू तस्लीम करता है कि इस इनफिरादी मुकाबले में मैंने तेरी ख्वाहिशों को मुकफ्फल और तेरी आरजुओं को मुजमहिल कर दिया है? हैदर खान ने शहाबुद्दीन के उन अल्फाज का कोई जवाब नहीं दिया। शहाबुद्दीन भी शायद वक्त जाया नहीं करना चाहता था, वो आगे बढ़ा। उस मौके पर जमीन पर पड़े हुए हैदर खान ने मकरो फरेब से काम लेते हुए एकदम हरकत में आकर अपनी तलवार का फल शहाबुद्दीन के पेट में घोंप देना चाहा, लेकिन शहाबुद्दीन भी चौकस था। उसने अपनी ढाल मारकर हैदर खान की तलवार को एक तरफ हटा दिया। उसके बाद जब उसकी तलवार बुलंद होकर बर्क की तरह गिरी तो हैदर खान को दो हिस्सों में काटती हुई आगे निकल गई थी। शहाबुद्दीन ने उसी के लिबास से अपनी खून आलूद तलवार साफ की, फिर वापिस अपने लश्कर की तरफ चला गया था। जिस वक्त शहाबुद्दीन और हैदर खान के दरमियान ये इनफिरादी मुकाबला हो रहा था, उस वक्त खिता के तुर्कों का बादशाह गौर खान का सालार तानी को अपने कुछ सालारों के साथ लश्कर के हिस्से के सामने खड़ा था, इसलिए कि उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। दोनों हिस्सों ने अपनी अपनी पुश्तें एक दूसरे से मिला ली थी। एक हिस्से ने, जिसकी कमानदारी खुद तानी को कर रहा था, शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर का मुकाबला करने की ठान ली, जबकि दूसरे हिस्से ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मुकाबला करने का इरादा कर लिया था। जिस वक्त शहाबुद्दीन के हाथों हैदर खान मारा गया और शहाबुद्दीन फातेह की हैसियत से वापस अपने लश्कर की तरफ चला गया, तब तानिको का चेहरा उदास और अफसुर्दा हो गया था। कुछ देर तक वो मैदान के उस मरकजी हिस्से की तरफ देखता रहा जहां शहाबुद्दीन और हैदर खान का मुकाबला हुआ था और जहां अब हैदर खान की लाश पड़ी हुई थी। फिर अपने पहलू में घोड़ों पर सवार अपने सालारों को मुखातिब करके वो कहने लगा, मेरे साथियों, मैं समझता हूं मुकाबले की इब्तिदा ही हमारे लिए मनहूस साबित हुई है। हैदर खान ने जिस वक्त शहाबुद्दीन का मुकाबला करने का इरादा जाहिर किया था, तो अपनी गुफ्तगू, अपने जोश और वलवले से उसने एक तरह से मुझे यकीन दिला दिया था कि वो शहाबुद्दीन को अपने सामने जेर करने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि उसने दावा किया था कि वो अपने चचाजाद बेदू खान और तगीन खान दोनों से अच्छा तैगजन है। लेकिन उस हैदर खान की बदकिस्मती कि वो थोड़ी देर भी शहाबुद्दीन के सामने ठहर नहीं सका और शहाबुद्दीन ने उसकी गर्दन काट दी है। हैदर खान ये इनफिरादी मुकाबला इसलिए करना चाहता था कि यह मुकाबला जीतकर अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाए और मुसलमानों के लश्कर में बददिली फैलाए, लेकिन अब तो मामला बिल्कुल उलट हो गया है। यहां तक कहते कहते तानिको को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसने बड़ी तेजी से सारे सालारों को अपने अपने हिस्से के लश्कर को आगे जाने का हुक्म दे दिया था।
क्योंकि एक साथ तकबीरें बुलंद करते हुए एक तरफ से सुल्तान खुद और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन अपने लश्करों को लेकर आगे बढ़े थे। उसके बाद दोनों लश्करियों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर खून में वैरानी फैलाती नफरतों की खोलती रुतों की तरह हमलावर हो गए थे। तानिकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करके एक तरफ से सुल्तान और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर का मुकाबला करे। सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों के इज्तिमाई लश्कर से तानिकों के लश्कर की तादाद ज्यादा थी। इसके बावजूद एक तरफ से सुल्तान और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर ने हमलावर होकर तानिकों के लश्कर को बड़ी तेजी से काटते हुए निहायत सूरत के साथ उसकी तादाद कम करना शुरू कर दी थी। समरकंद के नवाह में कुछ देर तक होलनाक रन पड़ा। हर कोई दूसरे को जेर करने में मसरूफ रहा। मुसलमानों ने गौर खान के लश्कर को काटते हुए उनकी तादाद आधी से भी कम कर दी थी। उसके बाद तानिकों ने जब देखा कि उसका लश्कर बड़ी तेजी से कत्ल किया जाने लगा है और उसके लश्करी अगली सफों में जाने से जी चुराने लगे हैं और अपनी जान बचाने की खातिर पिछली सफों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, तब उसने इसी में आफियत समझी कि अपनी शिकस्त कबूल करके फरार इख्तियार कर लिया जाए। जब उसने अपने लश्कर को फरार होने का हुक्म दिया तब एक तरफ से सुल्तान और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन ने ताकुब शुरू किया। तानिकों की बदकिस्मती के ताकुब के दौरान उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके लश्कर को काटते हुए उसकी तादाद मजीद कम कर दी गई। तानिकों के जो लश्करी अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हुए वो अपने मरकजी शहर अखलात की तरफ चले गए थे। जंग के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के दोनों हिस्सों को यकजा किया। पहले जंग में काम आने वालों की तदफीन का काम सर अंजाम दिया गया, फिर तबीबों की मदद से सारे जख्मियों की देखभाल की गई। उसके बाद सुल्तान के हुक्म पर तानिकों को उसके सामने पेश किया गया। उस मौके पर सुल्तान के सारे सालार भी उसके पास थे। तानिकों को जब सुल्तान के सामने लाया गया तो उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। सुल्तान कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर जो सालार तानिकों को लेकर आया था उसे सुल्तान ने मुखातिब किया, इसके हाथ खोल दो। उस सालार ने तानिकों के हाथ खोल दिए। फिर तानिकों को मुखातिब करते हुए सुल्तान ने कहना शुरू किया, मैं जानता हूं ये जो तुम हमसे टकराए हो तो ये तुम्हारा जाती फैसला नहीं है, ऐसा तुमने अपने बादशाह गौर खान के कहने पर किया है। मैं देखता हूं तुम्हारे चेहरे पर मौत की कैफियत तारी है। फिक्रमंद ना हो, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मरकजी शहर अखलात भी नहीं भेजा जाएगा। तुम क्योंकि एक अच्छे सालार हो लिहाजा हम तुम्हें बुरी मौत नहीं मारेंगे। मैं आज कुछ दस्तों के साथ तुम्हें अपने मरकजी शहर ख्वारज़म भिजवाता हूँ। वहां तुम जिंदान में रहोगे, लेकिन तुम्हारी जान महफूज होगी और किसी मुनासिब वक्त पर तुम्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के उन अल्फाज से तानिकों किसी कदर मुतमईन हो गया था। फिर सुल्तान के हुक्म पर कुछ दस्ते उसी रोज तानिकों को लेकर ख्वारज़म की तरफ चले गए थे। अपने मरकजी शहर अखलात के कसर में एक रोज खिता के तुर्कों का बादशाह गौर खान अपने अमायदीन सल्तनत, सारे सालारों, करीबी अजीजों, रिश्तेदारों और दीगर अहम शख्सियतों के साथ बैठा हुआ था। सबसे पहले मुसलमानों के हाथों फूना को बदतरीन शिकस्त पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। उसके बाद वो अपने सालारों के साथ एक और लश्कर को मुसलमानों के इलाकों में घुसकर हमलावर होने से मुतालिक गुफ्तगू करने लगा था कि ऐसे में उसका चौबदार कसर के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में वही पुराना सांप के मुंह वाला असा था। दरवाजे पर खड़े होकर वो जमीन की तरफ झुका, अपने असा को भी उसी अंदाज में झुकाया और गौर खान को ताजीम दी। अपने चौबदार के उस वक्त आने पर गौर खान चौंका था। वो जान गया था कि चौबदार जरूर कोई अहम खबर लाया है जो वो इजलास के दरमियान नमूदार हुआ है। जिस मौजू पर वो गुफ्तगू कर रहा था वो गुफ्तगू उसने बंद कर दी थी। फिर जब उसका चौबदार उसे ताजीम देने के बाद सीधा खड़ा हुआ तब गौर खान ने उसे मुखातिब किया, क्या तुम हमारे लिए कोई और बुरी खबर तो नहीं लेकर आए? गौर खान के उन अल्फाज पर चौबदार के चेहरे पर वैरानियां और उदासियां रक्स कर गई थी। फिर कपकपाती आवाज में कहने लगा, मालिक, समरकंद के महाज से हमारे कुछ मुखबिर आए हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अपने चौबदार के उन अल्फाज पर फिर गौर खान पहले चौंका था, फिर किसी कदर फिक्रमंद भी हो गया था। फिर भारी आवाज में कहने लगा, उन मुखबिरों को अंदर लाओ ताकि मैं जानूं वो क्या कहते हैं। चौबदार ने फिर जमीन की तरफ झुकते हुए असा को झुकाते हुए गौर खान को ताजीम दी। फिर वो बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो दो मुखबिरों को लेकर आया। मुखबिर भी जब झुककर गौर खान को ताजीम दे चुके तब गौर खान ने उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, मुझे चौबदार ने बताया है कि तुम समरकंद के महाज से आए हो। बोलो, तुम्हारे पास हमारे लिए क्या खबर है? गौर खान के उस इस्तफसार पर आने वाले उन दो मुखबिरों ने लम्हा भर के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में उन्होंने कोई फैसला किया। फिर एक गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, हम एक इंतहाई बुरी खबर लेकर आए हैं। समरकंद के नवाह में मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के साथ
हमारे लश्कर का इंतहाई खौफनाक टकराव हुआ। मुसलमानों का सुल्तान जो लश्कर लेकर हमारे मुकाबले में आया था, उसकी तादाद हमारे लश्कर से काफी कम थी। इसके बावजूद किस्मत हमसे नाराज रही। मुसलमानों के सुल्तान ने हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है। उस शिकस्त के नतीजे में मुसलमानों के सुल्तान ख्वारज़म शाह ने हमारे सालार तानिको को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जिंदान में डालने के लिए अपने मरकजी शहर ख्वारज़म भेज दिया है, जबकि हमारे बचे कुचे लश्करी अब अपनी जानें बचाकर अपने मरकजी शहर की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद उसने जंग की पूरी तफसील कह दी थी। उस खबर ने गौर खान को हिलाकर रख दिया था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की फिक्रमंदियां और वैरानियां रक्स करने लगी थी। कुछ देर तक उसकी ऐसी ही कैफियत रही। उसके बाद उसने अपने सारे सालारों को तो वहीं बैठे रहने का हुक्म दिया, जबकि बाकी लोगों के लिए उसने इजलास खत्म कर दिया और उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। जब सारे लोग वहां से उठकर चले गए और गौर खान के करीबी अजीज, उसकी बेटियां, उसकी बीवी तक वहां से निकल गए और सिर्फ उसके सालार कसर के उस कमरे में बैठे रह गए, तब कुछ देर तक गौर खान किसी मौजू पर गौर व फिक्र करता रहा। फिर अपने सालारों की तरफ देखते हुए कहने लगा, फूना और उसके बाद अब तानिको की शिकस्त ने मुझे न सिर्फ परेशान और फिक्रमंद कर दिया है, बल्कि मेरे इरादों और मेरे अज़ाइम में इन दो शिकस्तों ने एक तरह से तोड़ फोड़ का अमल जारी करके रख दिया है। इस मौके पर मेरे जहन में कुछ शकूक व शुबहात भी उठते हैं। यहाँ तक कहने के बाद गौर खान रुका। फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए वो कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, हमने जो 2 लश्कर मुकर्रर किए थे तो उसकी तकर्रुरी को हमने बड़ी राजदारी में रखा था। जहां तक तानिको के लश्कर का ताल्लुक है तो सबको इल्म हो गया होगा कि वो समरकंद के नवाह में मुसलमानों के सुल्तान का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ है। लेकिन फूना के लश्कर की रवानगी को हमने बड़ी राजदारी में रखा था और फूना के लश्कर की राह रोकने के लिए मुसलमानों के लश्कर का आना हमारी तवक्कुआत के सरासर खिलाफ था। इसलिए कि जो खबरें हमारे मुखबिरों ने दी थी उनके मुताबिक अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने सारे सालारों के साथ समरकंद में कयाम किए हुए था। फूना की राह रोकने के लिए जो लश्कर आया वो यकीनन समरकंद की तरफ से आया। पहले हमें खबर ना थी कि राह रोकने वाले सालार कौन है। बाद में हमारे मुखबिरों ने इतला कर दी कि राह रोकने वाले सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सालार शहाबुद्दीन और मंसूर थे। अब मैं एक तरह से इस शक और वहम में मुब्तला हो गया हूँ कि हमारी सारी कार्रवाइयों और हत्ता कि हमारे लश्करियों की नकलो हरकत की भी जासूसी की जाती है। इस कार्रवाई के सामने सिर्फ 2 ही अवामिल हो सकते हैं, या तो मुसलमानों के तलायगर बड़ी सरगर्मी से हमारे इलाकों में अपने काम में मसरूफ रहते हैं, हत्ता कि वो हमारे मरकजी शहर अखलात में भी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे अपने आदमियों में से कोई हमारे लश्कर की नकलो हरकत से मुतालिक मुसलमानों के सुल्तान को आगाह करता है और उसी आगाही की वजह से हमारी हर मुहिम नाकाम हो जाती है। इससे पहले मुसलमानों के सुल्तान ख्वारज़म शाह ने जो अपना सफ़ीर हमारी तरफ भिजवाया था, जिस रोज वो सफ़ीर आया उस रोज हमने उससे गुफ्तगू नहीं की थी, उसे मेहमान खाने में ठहराया था और ये हुक्म जारी किया था कि अगले रोज हम उससे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जानकर उस वक्त हमारी हैरत की इंतहा ना रही थी कि अगले रोज मुसलमानों के सुल्तान का वो सफ़ीर शाही मेहमान खाने में नहीं था। हमने अपने दिल में उसके लिए ये फैसला कर लिया था कि अगले रोज हम उसे शहर के बड़े चौक में जो सलीब नस्ब है वहां इबरत खेज मौत मारेंगे। लेकिन किसी ने हमारे इरादों को भांप लिया और हमारे चेहरे के तासुरात से या हमारी गुफ्तगू से अंदाजा लगाकर सूरत हाल से मुसलमानों के सफ़ीर को आगाह कर दिया और वो सफ़ीर अपनी जान बचाकर हमारे शहर से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैं समझता हूँ ये काम मुसलमानों का कोई सफ़ीर यहाँ रहते हुए नहीं कर सकता, इसलिए कि ये फैसला मैंने अपने एक इजलास में किया था जिसमें सिर्फ अमायदीन सल्तनत, मेरे रिश्तेदार और करीबी अजीज और सालार शामिल थे। लिहाजा मुसलमानों के सफ़ीर को भगाने में अगर कोई साजिश है तो उस साजिश में मुसलमानों का कोई सफ़ीर नहीं बल्कि हमारा कोई अपना आदमी ही मुलव्विस है। उस वक्त मैंने इस मामले को इतनी अहमियत ना दी थी, लेकिन बाद में जब मुसलमानों के लश्कर ने फूना के लश्कर की राह रोकी और उसे शिकस्त दे दी, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई हमारी जासूसी करता है, हमारे इरादों, हमारे अज़ाइम को पहले से मुसलमानों तक पहुंचा देता है और वो अपनी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने में कामयाब हो जाते हैं। जो कोई भी ये काम हमारे खिलाफ कर रहा है उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मुसलमानों का सफ़ीर बगैर सजा के भाग गया और फिर यही इत्तला पहुंचाने की वजह से फूना को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और फूना के बहुत से लश्करी मौत के घाट उतार दिए गए। और अब हमारे लिए यह खबर आ गई है कि समरकंद के नवाह में मुसलमानों ने तानिको को भी शिकस्त दी और तानिको गिरफ्तार हो गया है। मेरे अजीज साथियों, बोलो इस सिलसिले में तुम क्या मशवरा, क्या राय देते हो? लेकिन कुछ कहने से पहले एक बात अपने जहन में रखना कि फिलहाल हमारी अस्करी ताकत ऐसी नहीं है कि हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ हरकत में आ सके
जो लश्कर हमने फूना की सरकर्दगी में भिजवाया था उसे भी बेपनाह नुकसान हुआ है, और जिस लश्कर को समरकंद के नवाह में शिकस्त हुई है वो भी काफी हद तक तबाह बर्बाद हो चुका है। फिर सबसे बड़ी और तकलीफदेह बात यह है कि हमारे सिपह सालार आला तानिको को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तानिको की गिरफ्तारी जहां हमारे लश्कर के अंदर बददिली का बायस बनेगी, वहां उसकी गिरफ्तारी हमारी सल्तनत के लिए भी जिल्लत और रुसवाई का बायस बनी है। यहां तक कहने के बाद गौर खान खामोश हो गया था। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसका एक सालार उसको मुखातिब करके कहने लगा, हमसे माजी में कुछ गलतियां हुई जिनकी बिना पर हमें इन शिकस्तों का सामना करना पड़ा, और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने यके बाद दीगरे तिरमज, बुखारा और समरकंद हमसे छीन लिए। यहां तक कहने के बाद वो सालार रुका, फिर कुछ लम्हे बाद गौर खान की तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, जो कुछ मैं कहने लगा हूं उसका आप बुरा ना मानिएगा। आपने अपनी बेटी जोजन का रिश्ता समरकंद के अपने हाकिम उस्मान खान के साथ तय कर दिया था, लेकिन आपने अपनी बेटी के सिलसिले में यह गलती की कि बगैर सोचे समझे उस्मान खान को उसका रिश्ता देने से इनकार कर दिया। ऐसा करने से पहले यह सोचा जाना चाहिए था कि उस्मान खान न सिर्फ समरकंद का हाकिम है बल्कि एक मुसलमान है। यह बात भी गौरतलब थी कि समरकंद की आबादी ज्यादातर मुसलमानों पर मुश्तमिल है, इसलिए हालात कैसे भी गए गुजरे क्यों ना हो, समरकंद के लोग उस्मान खान या उस जैसे किसी मुसलमान हाकिम ही की तरफदारी करेंगे। अगर आपने अपनी बेटी जोजन का रिश्ता उस्मान खान से मुनक़ते ना कर दिया होता तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि समरकंद हमारे हाथ से ना निकलता। अगर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तिरमज और बुखारा पर कब्जा करने के बाद समरकंद का रुख करता तो यकीनन शहर के अंदर से उस्मान खान, बाहर से तानिको, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर होते। ऐसी सूरत में ख्वारज़म शाह की शिकस्त और हमारी फतह यकीनी होती। और अगर हम एक बार समरकंद के नवाह में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को शिकस्त देते तो ख्वारज़म शाह यकीनन समरकंद से अपने मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ राह फरार इख्तियार करने ही में अपने लिए सलामती और आफियत समझता। ऐसी सूरत में हमारा लश्कर समरकंद से लौटता और बड़ी आसानी के साथ बुखारा और तिरमज पर हमलावर होकर उन पर कब्जा कर सकता था। यहां तक कहने के बाद वो सालार रुका, दम लिया। उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, मेरे ख्याल में अब भी अगर हम तालीफ़े क़ुलूब से काम लेते हुए उस्मान खान से राब्ता कायम करें तो जो कुछ हमने खोया है उसे हासिल कर सकते हैं, और आने वाले दौर में समरकंद, बुखारा और तिरमज तो क्या अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इलाकों पर भी काबिज हो सकते हैं, बशर्ते कि एक बार फिर हम समरकंद के हाकिम उस्मान खान को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएं। यहां तक कहने के बाद गौर खान का वो सालार जब खामोश हुआ तब गौर खान कुछ देर तक हल्के हल्के तबस्सुम में बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मेरे अजीज, जो कुछ तुमने कहा है ये दुरुस्त है और मैं इसे तस्लीम भी करता हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता उस्मान खान से मुनक़ते करना हमारी तरफ से एक गलती है। लेकिन अब जबकि ख्वारज़म शाह समरकंद पर काबिज हो चुका है तो यकीनन उस्मान खान अब उसका हिमायती है, उसका तरफदार है, और अगर ख्वारज़म शाह उस्मान को समरकंद के हाकिम की हैसियत से बहाल रखता है तो आने वाले दौर में उस्मान खान यकीनन हमारा साथ देने की बजाय ख्वारज़म शाह का साथ देगा। गौर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, इन हालात में अगर हम उस्मान को फिर जोजन के रिश्ते की पेशकश करें तो हो सकता है वो इस रिश्ते से इनकार कर दे और ख्वारज़म शाह का साथ देने पर बाजिद रहे। ऐसी सूरत में हम उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। गौर खान जब खामोश हुआ तब वही सालार उसे मुखातिब करके कहने लगा, उस्मान खान को अपने सांचे में ढालने के लिए एक और भी तरगीब दी जा सकती है। उस सालार के उन अल्फाज पर गौर खान की आंखों में चमक पैदा हुई थी। गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारा इशारा किस तरफ है, खुलकर कहो। इस पर सालार ने अपने होठों पर जबान फेरी। फिर वो कह रहा था, मालिक, आप जानते हैं उस्मान खान का एक भाई भी है, नाम उसका कंगन खान है। वो उस्मान खान से छोटा है। इन हालात में यकीनन उस्मान खान आपकी बेटी जोजन का रिश्ता लेने से इनकार कर देगा, इसलिए कि वो ख्वारज़म शाह की गिरफ्त में होगा। अगर हम उसे एक और पेशकश करें जो उसके भाई के लिए हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस्मान खान हमारा कहा मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारा इशारा किस पेशकश की तरफ है? गौर खान ने गौर से उस सालार की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। उस मौके पर उस सालार ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं चाहता हूं कि इन हालात में जब आप उस्मान खान को अपनी बेटी जोजन के रिश्ते की दोबारा पेशकश करें तो उसे यह भी पेशकश करें कि अगर वो ख्वारज़म शाह का साथ तर्क करके पहले की तरह हमारा साथ देने पर आमादा हो जाए तो आप अपनी दूसरी बेटी कैरिश का रिश्ता उसके छोटे भाई कंगन से कर देंगे। अगर आप ये पेशकश कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उस्मान खान हर सूरत में ख्वारज़म शाह का साथ तर्क करके पहले की तरह हमारा हिमायती और हमारा हमनवा बन जाएगा। यहां तक कहने के बाद वो सालार खामोश हो गया था। कसर के उस कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी तारी रही। फिर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गौर खान कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है मैं समझता हूँ ये बेहतर तजवीज़ है
और इस पेशकश से शायद हम उस्मान खान को फिर अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। गौर खान रुका, कुछ सोचा और इस बार उसने अपने दामाद और सालार फूना की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया था, फूना मेरे बेटे, अब तक तुम बिल्कुल खामोश रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से कुछ सुनना पसंद करूंगा। फूना, मैं ये भी जानता हूं कि माजी में उस्मान खान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात दोस्ताना बल्कि बिरादराना रहे हैं, और इन हालात में जिस कदर तुम उस्मान खान पर असरअंदाज हो सकते हो, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। गौर खान के खामोश होने पर फूना ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, हमारे साथी ने जो तजवीज़ पेश की है मैं समझता हूँ वो बेहतरीन तजवीज़ है, पर पहले इंतज़ार किया जाए। इस वक्त ख्वारज़म शाह समरकंद शहर में क़याम किए हुए हैं। समरकंद छोड़ने से पहले वो यकीनन समरकंद में अपना एक लश्कर भी रखेगा, उसके बाद ख्वारज़म का रुख करेगा। मैं चाहता हूं कि इंतजार किया जाए और देखा जाए कि ख्वारज़म शाह कब समरकंद छोड़कर ख्वारज़म का रुख करता है। उसके बाद हम हरकत में आएंगे। उस्मान खान को जोजन और कंगन के लिए कैरिश का रिश्ता पेश करेंगे तो मेरे ख्याल में उस्मान खान फिर पहले की तरह हमारा साथ देने पर आमादा हो जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में हमें जोजन और कैरिश दोनों से बात करना पड़ेगी। जोजन पहले तो उस रिश्ते के लिए तैयार थी, लेकिन रिश्ता आपने मुनक़ते किया था, लिहाजा दोबारा वो उसके लिए तैयार होती है कि नहीं, ये उससे पूछा जाना चाहिए। जहां तक कैरिश का ताल्लुक है तो उसके लिए किसी रिश्ते का ये पहला मौका है, लिहाजा मैं समझता हूं उससे भी पूछा जाना चाहिए। अगर हमने ये रिश्ते बगैर पूछे उस्मान खान और कंगन के साथ कर दिए तो हो सकता है बाद के दौर में ताल्लुकात खराब हो, बदमज़गी पैदा हो। जिन हालात का अब हम सामना कर रहे हैं इससे भी बदतर हालात का हमें सामना करना पड़े। फूना जब खामोश हुआ तो गौर खान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, फूना मेरे बेटे, पहले देखते हैं कि हालात किस करवट जाते हैं। कब ख्वारज़म शाह समरकंद से निकलकर ख्वारज़म का रुख करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उस्मान खान किस रद्द अमल का इजहार करता है। बहरहाल जोजन और कैरिश की रजामंदी हासिल करने के लिए मैं तुम्हारा और अपनी बेटी जायसी का इंतखाब करता हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी उनसे बात करना, लेकिन यह गुफ्तगू उस वक्त करना जब अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह समरकंद से निकलकर ख्वारज़म की तरफ चला जाए, और अगर जोजन और कैरिश मान जाए तो फिर मैं समझता हूँ फूना तुम समरकंद का रुख करना। इस सिलसिले में उस्मान खान से बात करना। उस्मान खान तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारा कहा नहीं टालेगा, और अगर किसी वजह से जोजन और कैरिश ने इन रिश्तों से इनकार कर दिया तब भी मैं इन दोनों को खुद समझाऊंगा, और अगर मुझे सख्ती भी करना पड़ी तो मैं करूंगा, इसलिए कि उस्मान खान को वापस लाना हमारे लिए अब इंतहाई ज़रूरी और अहम है, और इसमें हमारी सलामती और आफियत है। फूना से इस कदर गुफ्तगू करने के बाद गौर खान अब अपने दूसरे सालार की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे जिम्मे में ये काम लगाता हूँ कि अपने मुखबिरों को ये काम सौंपो कि वो जानने की कोशिश करें कि वो कौन से अवामिल थे जिनके बिना पर ख्वारज़म शाह के लश्कर को खबर हो गई कि फूना एक लश्कर लेकर उसके इलाकों में तुर्को ताज करने के लिए रवाना हो चुका है, और वो कौन सा शख्स है जो यहाँ काम कर रहा है जिसने ख्वारज़म शाह के सफ़ीर को रूनमा होने वाले हालात से पहले आगाह कर दिया। हालांकि मैंने उसके लिए अभी सजा तजवीज़ ना की थी, किसी ने मेरे इरादों को मेरे चेहरे से भांप लिया और उस सफ़ीर को यहाँ से भगा दिया। ये काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ, देखो ऐसे काम करने वाला कौन है। उसके साथ ही गौर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सालारों को भी उसने जाने की इजाज़त दे दी थी। उसके साथ ही सब सालार वहां से उठकर कसर के उस कमरे से निकलने लगे थे।